इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना है, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 71-80 नजरों से देखा और अनायास ही कहा, नहीं नहीं, बस अपना मुंह बंद रखो। टैक्सी चल पड़ी। रास्ते में ड्राइवर समय समय पर रियरव्यू मिरर से कार में बैठे लोगों को देखता रहा। उसके चेहरे पर गहरी जिज्ञासा लिखी हुई थी। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि वह इतने जर्जर कपड़े पहने होने के बावजूद बेंगलोर के सबसे अच्छे बंगले वाले इलाके में क्यों जा रहा था। रास्ते में दो बूढ़े आदमी, महेश और सुनीता, खिड़की के बाहर हलचल भरे शहर को देखते रहे। उनकी आंखों में तड़प की चमक थी। हालांकि वे भी बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन उपनगर और हलचल भरा शहर का केंद्र पूरी तरह से अलग दुनिया है। दोनों बूढ़े लोग देहात के लोगों की तरह लग रहे थे जो पहली बार शहर आए थे, और वे हर चीज के बारे में जिज्ञासा से भरे हुए थे। बूढ़े गालों पर इस हलचल भरे शहर के लिए आश्चर्य और तड़प दोनों है, साथ ही हीनता और शर्मिंदगी के निशान भी हैं। ध्रुव ने बूढ़े आदमी के चेहरे पर जटिल भाव देखा और उसके दिल में अपराध की लहर महसूस हुई। मेरे माता पिता बूढ़े हैं, लेकिन इतने सालों में मैं उन्हें कभी देखने या टहलने के लिए बाहर नहीं ले गया। अपने माता पिता के बूढ़े गालों और बूढ़े बालों को देखकर ध्रुव की नाक खट्टी हो गई और वह लगभग रोने लगा। जल्द ही कार हलचल भरे शहर के केंद्र से गुजरी। दृश्य धीरे धीरे चौड़ा होता गया और हवा ताज़ा हो गई। कुछ ही देर बाद हम आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। बाहर एक भव्य प्राचीन रोमन शैली का द्वार है जो हरे भरे हरियाली और फूलों से घिरा हुआ है। शानदार वीनस फाउंटेन की मूर्तियां, बेहद शानदार शाही भारतीय शैली के विला, दर्जनों एकड़ में फैले गोल्फ कोर्स जहां तक नजर जाती है। नीले समुद्र और आसमान का एक घुमाव है जिसमें नौकाएं, घाट, हेलीकॉप्टर और स्पोर्ट्स कारें हैं। कार के बाहर सब कुछ होते देख दोनों बूढ़े चौंक गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा शानदार स्थान कभी नहीं देखा था। दिया अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अविश्वास था। सुनीता वास्तव में कांप उठी। ध्रुव, हम कहाँ हैं? क्या हम गलत जगह पर हैं? अध्याय 64 उथल पुथल। ध्रुव मुस्कुराया और कहा, माँ, आप सही जगह पर हैं, ये यही है। महेश अब और नहीं रोक सका और कांपते हुए बोला, ध्रुव, इस जगह की कीमत 10,000 प्रति वर्ग मीटर है। क्या आप किराए पर ले रहे हैं या खरीद रहे हैं? ध्रुव ने मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया। सूर्य विहार सी व्यू बंगला क्षेत्र में पूरे बेंगलोर में सबसे ज्यादा आवास की कीमतें हैं, जिसकी इकाई की कीमत 200,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ये संख्या उसके सामने बैठे दो बुजुर्गों के लिए अभी भी बहुत अकल्पनीय थी। उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, नहीं, यहाँ घर की कीमत केवल कुछ हजार रुपये प्रति फ्लैट है। कुछ हजार रुपये प्रति फ्लैट? बूढ़े दंपत्ति ने ध्रुव को संदेह भरी निगाहों से देखा और दिया ने भी आश्चर्य से अपना मुंह फुला लिया। इस जगह पर घर की कीमत केवल कुछ हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। मुझे लगा कि ये 10,000 रुपये होगी। ध्रुव ने मूर्खतापूर्ण तरीके से हंसते हुए कहा, पापा, माँ, बहन, चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। महेश को अभी भी कुछ चिंताएं थीं। ध्रुव, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा घर वाकई अंदर है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह जगह आम लोगों के लिए सुलभ नहीं है। ध्रुव ने कहा, पिताजी, चिंता मत करो, बस मेरे पीछे अंदर आओ। लेकिन महेश थोड़ा हिचकिचाया। ये जगह बिल्कुल भी साधारण जगह नहीं लग रही थी। क्या उसका बेटा वाकई यहाँ रहने के योग्य है? कुछ नहीं, चलो पापा। ध्रुव अपने माता पिता और बहन को लेकर गेट पर गया। जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, अंदर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने अधीरता से चिल्लाया, प्रवेश निषिद्ध है। ध्रुव दंग रह गया, भौहें सिकोड़ते हुए बोला, हम यहाँ के निवासी हैं। गंजा सुरक्षा गार्ड ने ध्रुव और उसके साथियों को अजीब निगाहों से देखा और बिना रोक टोक के जोर से हंसने लगा। क्या तुम यहाँ के निवासी हो? अगर तुम यहाँ के निवासी होते तो मैं अभी भी स्वर्ग का राजा होता। तुम फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो और ऐसा लग रहा है जैसे तुम कूड़ा बीनने आए हो। तुम चुपके से अंदर घुसना चाहते हो, है ना? सुरक्षा गार्ड ने हाथ हिलाते हुए, एक बड़ी सिगरेट पीते हुए और अजीब तरह से घूरते हुए कहा, जहां तक चाहो भाग जाओ। एक बदबूदार भिखारी बुढ़ापे में भी लोगों को धोखा दे रहा है। बेशर्म। महेश और सुनीता के चेहरे पर उदासी के भाव के साथ लाली छा गई। ध्रुव, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? क्यों ना हम पहले ही निकल जाएं? इस समय ध्रुव की आंखें ठंडी थीं। बिना कुछ कहे उसने सुरक्षा बूथ की खिड़की पर जोरदार मुक्का मारा। धमाका। खिड़की एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गई और सुरक्षा गार्ड डर के मारे चीख उठा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, ध्रुव ने अपने बड़े हाथ से उसका गला कसकर पकड़ लिया और उदास नजर से उसे बाहर खींच लिया। अभी तुमने किसे बेशर्म कहा था? ध्रुव की आंखें भूरी, खोखली और उदास थीं, जिनमें बेहद डरावनी और क्रूर चीजें छिपी हुई थीं। गंजा सुरक्षा गार्ड डर से कांप उठा और उसकी पीठ से ठंडी हवा निकल रही थी और वह कांप उठा। मत मारो, मैं बेशर्म हूं। ध्रुव ने उसे कुछ मीटर दूर लात मारी। उसकी आंखें ठंडी थीं। अपनी जबान पर लगाम रखो। अपना मोबाइल फोन निकालकर उसने रवि वर्मा को कुछ संदेश भेजे और तुरंत समझ गया। अपने माता पिता और बहन की ओर देखने के लिए सिर घुमाते हुए ध्रुव की आंखें तुरंत गायब हो गईं, केवल कोमलता रह गई। वह हल्के से मुस्कुराया, पिताजी, माँ, बहन, हम गलत जगह पर नहीं हैं, लेकिन हमें पहले किसी को खोजने के लिए संपत्ति कार्यालय जाना होगा। अपने माता पिता और बहन को प्रॉपर्टी ऑफिस में लाने के बाद ध्रुव ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अचानक अंदर कुछ सेल्सवुमन ने उसे अजीब तरह से देखा। आमतौर पर यहाँ आने वाले लोग या तो अमीर होते हैं या कुलीन, और उनमें से लगभग सभी बेंगलोर शहर के प्रसिद्ध व्यवसाय के मालिक और बॉस हैं। वे सभी बहुत ही आकर्षक ढंग से तैयार थे। ये पहली बार था जब उन्होंने ध्रुव को इस तरह देखा, और वह यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिक्री हॉल हर जगह शानदार सिरेमिक टाइलों से ढका हुआ है, जिससे ये शानदार लग रहा है। दूसरे बड़े और दिया विशेष रूप से घबराए हुए लग रहे थे और असमंजस में थे। ध्रुव ने इधर उधर देखा और जैसे ही वह बोलने वाला था, एक सुंदर दिखने वाली महिला सेल्स एग्जीक्यूटिव बन और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए चली आई। वह बहुत युवा लग रही थी, केवल 20 की उम्र के आसपास। उसके सिर पर एक प्यारा काला हेयर पिन भी था। उसने ध्रुव को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और कहा, नमस्ते सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? ध्रुव ने अपनी बाहें उठाईं और उसकी नेम प्लेट पर नजर डाली, जिस पर उसका नाम लिखा था, नैना देसाई। ध्रुव ने भी विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं विक्रम कपूर को ढूंढ रहा हूँ। श्री विक्रम? सेल्स एग्जीक्यूटिव थोड़ा हैरान था और उसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ऊंची एड़ी के जूतों की खटखट की आवाज बगल से आई और फिर एक दुखी आवाज सुनाई दी, नैना देसाई, अगर आप काम के घंटों के दौरान ग्राहकों का मनोरंजन नहीं कर रही हैं तो आप क्या कर रही हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक महिला जो काले रंग की शिफॉन की वर्दी और कमर तक लटकी हुई स्कर्ट पहने हुए थी, प्रकट हुई। महिला के चेहरे पर स्पष्ट रूप से घृणा दिखाई दे रही थी। उसने ध्रुव और दूसरों की ओर देखा, जल्दी से अपने हाथों से अपनी नाक को ढक लिया, भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ये बदबूदार भिखारी कहाँ से आया है? क्या यह ऐसी जगह है जहां तुम आ सकते हो? बाहर निकलो। ये देखकर कि दिया के पैर और पैर थोड़े असुविधाजनक थे, उसकी आंखों में घृणा और अवमानना भरी हुई थी और वह 2 कदम पीछे हट गई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम सुन रही हो? ध्रुव की आंखें ठंडी हो गईं और उसने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अचानक एक गर्म छोटे हाथ ने उसे अपने पास थाम लिया। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि वह दिया थी। दिया अपने होंठ कसकर काट रही थी, अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से ध्रुव को देख रही थी, साफ साफ कह रही थी कि वह आवेगपूर्ण न बने।
ध्रुव ने गहरी सांस ली, दिया के हाथ को धीरे से थपथपाया, अपने गुस्से को काबू में किया और अपने सामने खड़ी अंडाकार चेहरे वाली महिला से कहा, मुझे विक्रम कपूर से कुछ पूछना है। महिला ने अपनी आंखें घुमाई और जोर से हंस पड़ी, तुम ही श्री विक्रम को ढूंढ रही हो? अपना सिर हिलाते हुए महिला ने कंधे उचकाए, तुम भी श्री विक्रम को ढूंढ सकती हो, बस यहीं रुको। नैना देसाई, जिसका असली नाम नैना देसाई था, ने धीमी आवाज में पूछा, बहन जाओ, क्या श्री विक्रम यहाँ नहीं है? महिला ने नैना देसाई को ठंडे अंदाज में देखा और डांटा, तुम ही इतनी बातें करती हो, बस उन्हें इंतजार करने दो। ये कहने के बाद सिस्टर झाओ नाम की महिला ने अपनी गांड मोड़ी और ऊंची एड़ी के जूते पहनकर इत्मीनान से चली गई। नैना देसाई ने ध्रुव की तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, सर कृपया 1 मिनट रुकें, श्री विक्रम जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। ध्रुव ने देखा कि नैना देसाई का व्यवहार अच्छा है और वह गुस्सा करने वाली नहीं है, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। नैना देसाई ने मुड़कर सिस्टर झाओ के कदमों का अनुसरण किया। जब उसने देखा कि सिस्टर झाओ कार्यालय में चली गई और अपने आप बैठ गई, तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। सिस्टर झाओ, क्या आप श्री विक्रम से निर्देश नहीं पूछना चाहती? माफ करना, तुम क्या जानती हो मूर्ख, श्री विक्रम यहाँ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने प्रबंधक सविता मेहरा को सब कुछ संभालने के लिए नियुक्त किया है। प्रबंधक सविता मेहरा इस समय क्लाइंट के साथ कार्यालय में हैं। क्या तुम उन्हें परेशान करने की हिम्मत कर सकती हो? नैना देसाई का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ये स्पष्ट था कि सविता मेहरा ऐसी महिला नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। तो बाहर के लोगों का क्या? मुझे क्या करना चाहिए? इन बदबूदार भिखारियों को उनकी क्या परवाह है? क्या तुम्हें लगता है कि वे वास्तव में श्री विक्रम को जानते हैं? क्या मजाक है? नैना देसाई ने अपने होंठ काटे, लेकिन क्या होगा अगर वे ग्राहक हैं? क्या होगा अगर वे कोई घर या कुछ और देखने आए हैं? धमाका! सिस्टर झाओ ने मेज पटक दी, नैना देसाई के माथे पर जोर से थपथपाया और गाली दी, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? क्या तुम अंधी हो? क्या तुम ऐसी दिखती हो जैसे वे घर देखने आए हैं? तुम एक सेल्समैन हो जिसकी आंखें भी ठीक से नहीं दिखती। अपना सामान पैक करो और जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। नैना देसाई का चेहरा भूरा हो गया था और वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपना सिर नीचे किया और आंखों के कोनों में आंसू के भाव के साथ कार्यालय से बाहर चला गया। वह अब ऐसी नौकरी की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन उसने कामिनी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की और अपमानित होने पर भी उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन अभी भी कोई खबर नहीं थी और वह धीरे धीरे अधीर हो गया। इस अवधि के दौरान नैना देसाई ने उन्हें प्रत्येक के लिए 1 गिलास पानी लाकर दिया। ध्रुव को नैना देसाई का अच्छा प्रभाव पड़ा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। वृद्ध दंपत्ति बेचैन थे और कई बार चले जाना चाहते थे। वे वास्तव में यहाँ रहने के आदी नहीं थे, खासकर जब वे समय समय पर सफेद आंखों से घिरे रहते थे। ध्रुव ने अपना धैर्य खो दिया और कामिनी को हॉल में अन्य ग्राहकों के साथ बात करते हुए देखा। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी, लेकिन फिर भी उन्हें अनदेखा करते हुए ध्रुव ने सीधे चिल्लाया, सुश्री झाओ, विक्रम कपूर ने क्या कहा? कामिनी अन्य ग्राहकों से बात कर रही थी, तभी ध्रुव ने उसे टोका और उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया। वह मुस्कुराई और ग्राहक से कुछ कहा, फिर ठंडे चेहरे के साथ चली गई। अपनी बाहें मोड़ ली और सख्ती से कहा, श्री विक्रम दुकान में नहीं है, लेकिन प्रबंधक वांग हैं। लेकिन प्रबंधक वांग चाहते हैं कि आप अभी बाहर निकल जाएं। अगर आप बाहर नहीं निकले तो कोई आपको बाहर निकाल देगा। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्या आपको यकीन है? बेशक मुझे यकीन है, बाहर निकलो। प्रबंधक वांग ने यह भी कहा कि आप बेचारे देहाती लोग बन के रास्ते में आ रहे हैं और यह अपंग, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। दिया मौके पर ही स्तब्ध रह गई। अपंग नाम उसके लिए एक तेज खंजर की तरह था जो उसके दिल में चुभ रहा था। पानी का गिलास पकड़े हुए उसका हाथ जम गया और कांपने लगा। जब कामिनी ने देखा कि दिया अभी भी गिलास पकड़े हुए है, तो उसने अपना हाथ घुमाया और गिलास को गिरा दिया, जिससे पानी दिया पर छलक गया। कामिनी ने दिया को ढंग दिया और कोसा, तुम इतनी अपंग होकर भी हमारे स्टोव में रखे पानी के प्याले से पानी पीने की हिम्मत कर रही हो? ये बेशर्मी है। जैसे ही कामिनी ने बोलना समाप्त किया, उसने अचानक ध्रुव की आंखों पर एक नजर डाली और कांप उठी। हत्यारे की खूनी क्रूरता इन आंखों में छिपी हुई लग रही थी और उनमें से एक मजबूत हत्या का इरादा नरक की तरह उभर रहा था। कामिनी की सांस एक पल के लिए रुक गई और उसका दिल ठंडा हो गया। उसका खून जम गया और जम गया। उसका पूरा शरीर 1000 साल के बर्फ के तहखाने में गिर गया और वह ठंड से धंध गई। मौत का सामना करो। ध्रुव ने जोर से लात मारी, सीधे कामिनी के पेट में। कामिनी का शरीर तुरंत पके हुए झींगे की तरह मुड़ गया और फिर पूरा शरीर उड़कर रेत की मेज पर जोर से जा गिरा। लाखों मॉडल सैंडबॉक्स सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। कामिनी बिखरे हुए बालों, चोट लगी नाक और सूजे हुए चेहरे के साथ जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। अचानक हुए इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया और हॉल में तुरंत अलार्म बज उठा। चीख पुकार और विस्मय की आवाजें गूंजने लगी और बहुत शोर मच गया। लोगों का एक समूह जल्दी से दूर चला गया। ध्रुव के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ध्रुव की आंखें उदास थीं और वह एक झटके से कामिनी के पास आया, सीधे कामिनी की गर्दन को पकड़ा और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। कामिनी ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उसके 1 दर्जन दांत टूट गए और उसकी प्लास्टिक सर्जरी की नाक तुरंत कीचड़ में बदल गई। ध्रुव के चेहरे पर ठंड और उदासी थी। तुम जानवर हो, तुम बहुत बेशर्म हो। अगर तुम मुझसे ठीक से बात करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मजबूर करना होगा। तुम जिस प्रबंधक वांग की बात कर रहे हो वह कहाँ है? मुझे बताओ। कामिनी का मनोवैज्ञानिक बचाव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उसका दिमाग खाली हो गया और उसने अवचेतन रूप से कांपती उंगलियों से दूसरी मंजिल पर एक दिशा में इशारा किया। ध्रुव ने मुर्गे की तरह कामिनी की गर्दन पकड़ी और सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। आधे रास्ते में ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और नीचे देखा। हैरान दिया को देखते हुए कहा, युनफेई, तुम और तुम्हारे माता पिता नीचे मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आती हूँ। लाश सीढ़ियों से नीचे गायब हो गई और एक पल में वह गलियारे का अनुसरण करते हुए एक कार्यालय के दरवाजे पर पहुंच गया। ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था। आखिर कैसे एक महिला की तरह तारांकन करने की चुलबुली आवाज आ रही थी। अध्याय 65 मिस्टर ये। कार्यालय में एक महिला अपनी मेज पर लेटी हुई थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था। महिला ने अपने बाल बांध रखे थे और सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उसके गाल लाल थे, उसका मुंह खुला हुआ था और वह हाँफ रही थी। उसकी पतली काली शिफॉन टांगें आदमी के कंधों पर रखी हुई थी, जो उसके सामने खड़े आदमी को लुभाने के लिए अपनी कमर को घुमा रही थी। कमर मुड़ने के साथ ही प्रलोभन से भरी 2 गेंदें एक हाथ से आदमी की गर्दन पकड़े हुए और दूसरे हाथ से मेज को सहारा देते हुए हिलती रहीं। उसने अपना छोटा सा मुंह आदमी के कान के पास झुकाया और कांपते हुए बोली, श्री अमित, हम सहमत हुए कि उस घर का अनुबंध इसी महीने साइन होना चाहिए। टिल्डर आदमी अश्लीलता से मुस्कुराया, कोई बात नहीं मेरी प्यारी, तुम इतना अच्छा कर रही हो, मैं बिना कुछ कहे तुम्हारी मदद करूंगा। आदमी ने महिला के नितंब पर जोर से थप्पड़ मारा। मांस। महिला खुशी से चीख उठी और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। तो श्री अमित, अगर भविष्य में तुम्हारे कोई दोस्त हैं तो तुम्हें घर खरीदने के लिए उनसे मेरा परिचय करवाना चाहिए। कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम वाकई कड़ी मेहनत करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हर महीने सबसे ज्यादा बिकने वाले हो और बॉस तुम्हें इतना महत्व देते हैं।
सविता मेहरा की आंखें आकर्षक थीं और उसने आकर्षक आंखों से कहा, बेशक उसे दूसरों की कदर करनी चाहिए अगर वे इतनी मेहनत करते हैं। बताओ, क्या तुम्हें कभी तुम्हारे बॉस ने चोदा है? ओह, ऐसे सवाल मत पूछो। सविता मेहरा ने शर्मीली होने का नाटक किया और उस आदमी की छाती को सहलाते हुए कहा, श्री अमित, कृपया अपनी अंतरात्मा को छुएं और खुद से पूछें, क्या आपने उन महिला कर्मचारियों का फायदा उठाया है जो आपके लिए मूल्यवान हैं? अमित व्यास जोर से हंसे, बस शुरू करने से ज्यादा मैंने उन्हें बर्बाद कर दिया। कंपनी में ये लड़कियां शांत और चुप रहती हैं, कोई नहीं बता सकता, लेकिन वे वास्तव में बहुत सेक्सी हैं। उन्हें थोड़ी मिठास दें और आप उन्हें चारा लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ओह, तुम बहुत बुरे होटल। दोनों हंस रहे थे और इधर उधर खेल रहे थे और इस समय वांग दानी के बड़ के बगल में सेल फोन बज उठा। उसने एक शशिंग इशारा किया और दूसरी तरफ शांति से कहा, अरे क्या हुआ? दूसरी तरफ से कामिनी की कांपती हुई आवाज आई, प्रबंधक वांग, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। कौन सा बॉस है? नहीं नहीं बॉस, अगर वह बॉस नहीं है तो उसे जाने दो, मेरे पास उससे मिलने का समय नहीं है। उस आदमी ने अपनी ताकत बढ़ाई। सविता मेहरा ने घुरघुराहट की, शर्माए और जल्दी से फोन रख दिया और दोनों फिर से मस्ती करने लगे। लेकिन इस पल धमाका। कमरे में काम कर रही सविता मेहरा ने केवल एक धमाके जैसी आवाज सुनी और दरवाजा जोर से खुला। धूल उड़ी और पूरा कमरा हिल गया। दरवाजा एक तरफ उड़ गया और लोहे की चादर लुढ़क गई और फट गई, मुड़कर गड़बड़ हो गई। जैसे ही धूल जमी, ध्रुव की आकृति धीरे धीरे दरवाजे पर साफ होने लगी। सविता मेहरा और कमरे में उसके सामने खड़े आदमी ने अपना मुंह चौड़ा किया और चौंक गए। अगले ही पल उन्होंने एक भयानक चीख निकाली। दोनों जल्दी से अलग हो गए और सविता मेहरा खुद को ढकने के लिए कुछ खोजने के लिए पागलों की तरह कोने में भाग गई। ध्रुव मुंह में सिगरेट दबाए धीरे धीरे अंदर चला गया। सविता मेहरा का चेहरा पीला पड़ गया और वह चिल्लाई, तुम कौन हो? ध्रुव ने उसकी ओर देखा और दोनों मोटे अंकोशों को देखा। क्या तुम्हारा नाम सविता मेहरा है? सविता मेहरा ने अपनी दोनों योनियों को ढक लिया और कांपते हुए बोली, मैं हूं। क्या हुआ? क्या तुमने अभी यही कहा था कि तुम मुझे नहीं देखोगे और तुम हमें क्यों भगाने की कोशिश कर रहे हो? सविता मेहरा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, ध्रुव की ओर इशारा किया और गाली दी, तुम पागल हो, तुम बदबूदार भिखारी, क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? अगर तुम यहाँ घुसने की हिम्मत करोगे तो तुम मौत की तलाश कर रहे हो। ध्रुव ने कंधे उचकाए, सीधे अंदर चला गया, डेस्क को लात मारी और सविता मेहरा के पास कदम दर कदम चला। सविता मेहरा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। यहाँ मत आओ, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, ध्रुव के बड़े हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली और नग्न सविता मेहरा का गोरा शरीर अब उजागर हो गया। ध्रुव की आंखें उदासीन थीं और उसका स्वर ठंडा और निर्दयी था। तुरंत विक्रम कपूर को बुलाओ, समझे? सविता मेहरा इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ध्रुव की आभा इतनी प्रबल थी कि उसे लगा कि वह किसी क्रूर जानवर का सामना कर रही है। जुबान वेई ने विक्रम कपूर के फोन को देखा और उसने दूसरी तरफ से कर्कश स्वर में कहा, श्री विक्रम, कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। ध्रुव ने फोन पकड़ा और दूसरी तरफ से शांति से कहा, मेरा नाम ध्रुव है और मैं आपसे 3 मिनट के भीतर मिलना चाहता हूँ। फोन रखने के बाद कार्यालय में सन्नाटा छा गया। ध्रुव ने अपने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम बाहर क्यों नहीं निकल जाते? तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हें लात मारूं? वह आदमी इतना डर गया कि उसने पेशाब किया और अपने कपड़े पहनने के बाद चला गया। ध्रुव ने सविता मेहरा को जमीन पर पटक दिया। उसने एक और सिगरेट जलाई, कश लिया और धीरे से बोला, तुम औरतें इतनी मतलबी क्यों होती हो? जब तक मुझे सबक नहीं सिखाया जाता तुम अपनी गलतियों को कभी नहीं जान पाओगी। सविता मेहरा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा गया। सविता मेहरा का खूबसूरत चेहरा तुरंत बदनाम हो गया और बाहर खड़ी कामिनी को पेशाब करने में भी डर लगने लगा। सविता मेहरा पिट गई। कुछ ही देर में सूट पहने एक आदमी प्रॉपर्टी ऑफिस की पहली मंजिल से अंदर आया। उसके पीछे दर्जनों बॉडीगार्ड थे। श्री विक्रम, आप यहाँ हैं? जल्दी से कोई इकट्ठा हो गया। विक्रम कपूर ने सबको धक्का दिया और अपने बॉडीगार्ड के साथ दूसरी मंजिल पर भाग गया जैसे कि वे पागल हों। नीचे दिया, महेश और सुनीता अचानक पीले पड़ गए। दिया कांप उठी और बोली, माँ और पिताजी, क्या वे मुझे परेशान करने आए हैं? जब सुनीता ने यह सुना तो वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया। महेश का दिल टूट गया और उसने दिया और उन तीनों को जल्दी से ऊपर खींच लिया। सविता मेहरा ने कमरे में ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में डर और आक्रोश था और उसने चुपके से अपने कपड़े निकाले और पहन लिए। इस समय विक्रम कपूर दर्जनों अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंच गया। जब सविता मेहरा ने देखा कि यह विक्रम कपूर है तो उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और रोते हुए विनती की, श्री विक्रम, आपको मेरा गुस्सा निकालने में मदद करनी होगी। इस कमीने ने यहाँ मुसीबत खड़ी कर दी और मुझे पीटा भी। ये कहने के बाद उसने लाल आंखों से ध्रुव की ओर इशारा किया और कड़वाहट से कहा, अरे कमीने, मैं आज तुझे पीट कर बेकार कर दूंगी। दरवाजे पर विक्रम कपूर उदास चेहरे के साथ अंगरक्षकों के एक समूह के साथ अंदर आया। दरवाजे के बाहर महेश और सुनीता जल्दी से भागकर अंदर आए। ध्रुव बेटा, बूढ़े जोड़े ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की और ध्रुव को रोकने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सामने खड़े दर्जनों अंगरक्षकों से कांपते हुए कहा, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे बेटे को मत छुओ। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगी। चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ सविता मेहरा ने ध्रुव की ओर इशारा किया और बोलने ही वाली थी, लेकिन अगले ही दृश्य में वह पूरी तरह से डर गई। विक्रम कपूर ने अपने पैर मोड़े, ध्रुव के सामने सीधे घुटने टेके और अपने चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। मिस्टर ये, मैं लेट हो गया हूँ। मिस्टर ये, हम लेट हो गए हैं। अंगरक्षकों का एक समूह पूरे कमरे में भर गया और ध्रुव के सामने घुटने टेक दिए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सविता मेहरा ने एक पॉप किया, उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर गई, ध्रुव को घूरते हुए मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। दोनों बूढ़े आदमी डर गए थे। दिया ने अपना मुंह खोला और स्तब्ध चुप्पी में सब कुछ देखा, बड़बड़ाते हुए, बड़े भाई। ध्रुव के मुंह का कोना सिकुड़ गया और उसने विक्रम कपूर से शांति से कहा, आ रहे हो? विक्रम कपूर के माथे पर ठंडा पसीना बह रहा था। आ रहे हो? मिस्टर ये, ध्रुव ने धुआं उड़ाया और इत्मीनान से कहा, तुम मेरे माथा मुझे बहुत दुखी करते हो। क्या तुम जानते हो कि इससे कैसे निपटना है? पता है, वैसे मैं उस कामिनी का भी ख्याल रखूंगा। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया और अचानक बोला, नैना देसाई नाम की एक और महिला है, उसे अपने पक्ष का प्रभारी बनाने में कोई समस्या है? विक्रम कपूर ने मुर्गे की तरह सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं। कोई बात नहीं, मुझे कार्ड दे दो। विक्रम कपूर ने सम्मानपूर्वक दोनों हाथों से एक सुनहरा कार्ड दिया। ध्रुव ने इसे लिया और अपने बड़े भाई और बहन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पिताजी, यूनफेई, चलो। वे तीनों अभी भी लोगों के सामने डरी हुई अवस्था में थे, लेकिन अचानक उन्हें होश आया और वे ध्रुव के पीछे पीछे बाहर चले गए। कामिनी को घसीटकर ऑफिस में ले जाया गया और जल्द ही ऑफिस से सविता मेहरा और कामिनी की चीखें आने लगीं। नीचे ध्रुव ने नैना देसाई को देखा और नैना देसाई चौंक गई। मी, ये क्या आप ठीक हैं? ध्रुव हल्के से मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ, आज के लिए शुक्रिया। ठीक है। नैना देसाई ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मूड थोड़ा उदास था। मैंने आज कामिनी को परेशान कर दिया और मुझे नहीं पता कि मैं ये नौकरी रख पाऊंगा या नहीं। ध्रुव ने उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। भविष्य में कड़ी मेहनत करो, मुझे विश्वास है कि तुम बेहतर कर सकती हो।
नैना देसाई के प्रतिक्रिया देने से पहले ध्रुव और उसका दल प्रॉपर्टी ऑफिस से निकलकर बंगले वाले इलाके में चले गए। ध्रुव की पीठ को देखते हुए नैना देसाई थोड़ी विचलित थी। उसने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। उसके लिए अच्छा प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं था। मुझे डर था कि आज उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसका सेल फोन बज उठा और उसने जल्दी से जवाब दिया, अरे श्री विक्रम, क्या आप कृपया मुझे ढूंढ सकते हैं? नैना देसाई, आज से तुम प्रॉपर्टी ऑफिस की प्रभारी व्यक्ति हो। तुम्हारा मासिक वेतन 6 गुना बढ़ जाएगा। कड़ी मेहनत करो, यही श्री ए ने तुम्हें बताया है। नैना देसाई का सेल फोन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसने उसे उठाया नहीं, बल्कि ध्रुव की पीठ को घूरती रही जो आगे और दूर जा रहा था। लोंजे जिस बंगले की तलाश कर रहा था उसका नंबर 1 था। इसे पूरे बेंगलों में सबसे महंगा, शानदार बंगला कहा जाना चाहिए। ध्रुव ने दूर से ही शानदार आधुनिक समुद्र के नज़ारे वाला बंगला देखा। एक पल बाद जब वह बंगले पर पहुंचा, ध्रुव ने अपना गोल्ड कार्ड निकाला और उसे स्कैन किया और दरवाजा अपने आप खुल गया। पापा, माँ, यूनफे, तुम अंदर क्यों नहीं आते? ध्रुव ने अपने पीछे झिझकते हुए 3 लोगों को देखा और कहा। दिया ने घबरा कर कहा, भाई, हमारे जूते थोड़े गंदे हैं। ये जगह इतनी साफ क्यों है? अगर हम इस पर पैर रखेंगे तो क्या ये गंदी हो जाएगी? ध्रुव अबाक रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके रिश्तेदार इस बात से डर रहे थे कि वह उन्हें नापसंद करेगा। उसकी नाक की नोक दुख रही थी। मूर्ख, तुम मेरी सगी बहन हो, क्या मैं तुम्हें नापसंद करूंगा? माता पिता, जल्दी से अंदर आओ। ध्रुव ने उन तीनों को अंदर खींच लिया और बंगले में चला गया। दूसरे बड़े और दिया पूरी तरह चौंक गए। यह कोई बंगला नहीं है, ये स्वर्ग है। लिविंग रूम एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, जिसमें 4 कांच की दीवारें हैं, बाहर स्विमिंग पूल है और सामने खाड़ी है। एक दीवार वास्तव में एक मछली टैंक है जो समुद्र के तल से दुर्लभ मछलियों से भरी हुई है। एक दृश्य जो केवल विज्ञान कथा फिल्मों में देखा गया था, इस समय प्रस्तुत किया गया था और वे तीनों अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। यूनफे, पर्यावरण कैसा है? दिया ने बड़बड़ाया। भाई, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। ध्रुव ने उसके सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख, तुम और तुम्हारे माता पिता अब से यहीं रहेंगे। यहाँ और भी कमरे हैं जो रहने के लिए पर्याप्त हैं। हम भविष्य में एक परिवार के रूप में एक अच्छा जीवन जिएंगे। महेश और सुनीता की आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। सुनीता ने उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और भावुक होकर बोली, ध्रुव, तुम्हारे पिता और मैंने अपने जीवन में ऐसी जगह कभी नहीं देखी। महेश की आंखें भी लाल थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ बूढ़े दंपत्ति ये देखकर बहुत प्रसन्न थे कि उनके बेटे में ऐसी क्षमताएं हैं। फोन बज उठा और ध्रुव ने कहा, माँ, पिताजी, यूनफे, कृपया बंगले को देखें। यह अब से हमारा घर होगा। आपको इससे परिचित होना चाहिए। मैं फोन का जवाब देने के लिए बाहर जाता हूँ। ध्रुव ने बंगले से बाहर निकलते हुए कहा और फोन का जवाब दिया। एक पल के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी और काटने वाली हो गईं। अध्याय 66 हुआ परिवार का बदला। फोन हाथ में थामे ध्रुव की आंखें ठंडी थीं। क्या खबर सही है? दूसरी तरफ से रवि वर्मा ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे मातहतों ने इस दौरान बहुत से लोगों को तैनात किया है। नवरत्न सोसाइटी ने वाकई लोगों को बेंगलो भेजा था और गंतव्य बेंगलो हुआ का घर था बस कल रात। ध्रुव ने चंचल आंखों से अपनी ठुड्डी को छुआ। कहने की जरूरत नहीं कि वह अंदाजा लगा सकता था कि नवरत्न सोसाइटी के लोग बेंगलो क्यों आए थे। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि यह तथाकथित हुआ परिवार नवरत्न सोसाइटी से संबंधित हो सकता है। ऐसा लगता है कि बेंगलो के परिवार सतह पर शांत हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पानी बहुत गहरा है। रवि वर्मा ने आगे कहा, इसके अलावा मेरे मातहतों ने भी खबर का पता लगा लिया। कल रात हुआ परिवार ने बेंगलो के काले बाजार में एक हत्या का संदेश पोस्ट किया और बेंगलो के भूमिगत बलों और कुछ बेंगलो के हथियारों को बड़ी रकम देकर काम पर रखा। हुआ परिवार की इस बार की हरकतें छोटी नहीं हैं। लोंगशॉ, आप? ध्रुव ने शांत भाव से कहा, एक छोटा हुआ परिवार किस तरह की लहरें बना सकता है? उसे उन्हें ढूंढने दो और जितने भी आएंगे मैं उन्हें मार डालूंगा। ध्रुव का स्वर शांत और सौम्य था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था जो दुनिया को नीचा दिखा रहा था। दूसरी तरफ रवि वर्मा चौंक गया। उसकी आंखों में कट्टरता की झलक थी। मैं ड्रैगन का नेता बनने को तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभी आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही हल कर सकता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई खबर है तो कृपया मुझे समय रहते बता दो। हाँ, ड्रैगन हेड। जैसे ही फोन काटा गया एक और कॉल आई। अपरिचित नंबर को देखते हुए ध्रुव ने असमंजस में कॉल का जवाब दिया। दूसरी तरफ से एक महिला की परिपक्व और आकर्षक आवाज सुनाई दी, सर, मैं हूं। ध्रुव को एक पल के लिए याद नहीं आया कि वह कौन थी, लेकिन अगली बार जब रेखा राणा का चेहरा उसके दिमाग में आया तो उसने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम क्यों? रेखा राणा के गाल लाल हो गए थे। वह घबराई हुई और शर्मीली थी। मैं आपको सूचित करने आई हूँ। अभी अभी प्रतिभा परिवार से किसी ने लीहू को फोन किया। मैं लीहू के पास थी और उनकी बातचीत सुन रही थी। सर, आप सावधान रहें, ये हुआ परिवार आप पर हमला करना चाहता है। एक चंचल मुस्कान के साथ ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि रेखा राणा उसे खबर बताने के लिए फोन करने की पहल करेगी। लीहू के बारे में क्या? लीहू ने हुआ परिवार को सीधे खारिज कर दिया। वह भी अब आपके पक्ष में है, लेकिन आखिरकार उसकी पहचान कुछ हद तक संवेदनशील है, इसलिए कभी कभी सामने आना मुश्किल होता है। ध्रुव ने सिर हिलाया जैसे कि सोच रहा हो। ठीक है, मैं समझ गया। रेखा राणा उस आदमी की गहरी और चुंबकीय आवाज को सुनकर थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। ध्रुव ने पिछली बार उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। उसे यह मर्दाना आदमी बहुत पसंद था। आखिरी अलगाव के बाद से वह अक्सर रात में ध्रुव के बारे में सोचती है, करवटें बदलती है, सो नहीं पाती है और थोड़ा गीला भी महसूस करती है। ये स्वाभाविक रूप से रेखा राणा को बेहद शर्मिंदा करता है। आखिरकार वह केवल 40 वर्ष की है और पहले से ही एक परिपक्व महिला मानी जाती है, जबकि ध्रुव केवल अपने शुरुआती 20वें दशक में है। लेकिन वह अपने मन में इस विचार को रोक नहीं पाए और आखिरकार ध्रुव के साथ फोन करने का अवसर पा लिया। इस समय उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वहां कुछ अप्राकृतिक था। ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक नहीं सोचा और जल्दी से फोन काट दिया। रेखा राणा को थोड़ी निराशा हुई जब उसने फोन के दूसरी तरफ व्यस्त स्वर सुना। उसने अभी तक इस आदमी का नाम नहीं पूछा था। फोन नंबर लीहू के मोबाइल फोन से बिना किसी नोट के मिला था। रेखा राणा जितना अधिक इसके बारे में सोचती उतना ही उसे पछतावा होता। अभी उसका नाम पूछने की बात क्यों नहीं सोची? तभी बगल से आवाज आई, माँ, अभी आप किसे बुला रही थी? पीछे मुड़कर देखा तो वह उसकी बेटी अंजलि राणा थी। रेखा राणा की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी और उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बिजनेस क्लाइंट से फोन पर बात कर रही हूँ, क्या हुआ? अंजलि राणा रेखा राणा के बगल में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। पिछली बार ध्रुव ने हमारे युक्सुआन पवेलियन में उपद्रव मचाया था, जिसके परिणामस्वरूप युक्सुआन पवेलियन का व्यापार पहले से कई गुना कम हो गया था। माँ, मैं इस सांस को निगल नहीं सकती। उसने मुझे सबके सामने अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए कहा। पिछली बार उसके घर पर भी मुझे थप्पड़ मारा था। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं बदला लेना चाहती हूँ। रेखा राणा ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसका सुंदर और नेक चेहरा भी इस समय थोड़ा ठंडा हो गया। वह एक पल के लिए चुप हो गई और बोली, ये ध्रुव कौन है?
क्या वह हमारे लू परिवार को गंभीरता से नहीं लेता? अंजलि राणा ने दांत पीसते हुए कहा, वह हार गया है। अगर मीरा का साथ न होता तो वह पादने की भी हिम्मत नहीं करता। उसके बाद अंजलि राणा रेखा राणा की बाहों में सिमट गई और दयनीय भाव से बोली, माँ, पापा से कहो तुम दोनों को मेरा गुस्सा निकालने में मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारी बेटी को उस दिन इतने लोगों के सामने पीटा गया, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? रेखा राणा ने अंजलि राणा के सिर को छुआ और सांत्वना दी, मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारे पापा से बाद में बात करूंगी और देखूंगी कि इस ध्रुव से कैसे निपटना है। अगर तुमने मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत की तो उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। ध्रुव बंगले में वापस आ गया जहां बूढ़ा दंपत्ति और दिया 300,000 रुपये से ज्यादा कीमत के चमड़े के सोफे पर संयम से बैठे थे। वे बंगले के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे और लगभग खो गए थे। यह कोई बंगला नहीं था, ये जगह उनके पहले के दर्जन भर छोटे छोटे आंगन जितनी बड़ी थी। बूढ़ा दंपत्ति खुश था लेकिन चिंतित भी था। उनके बेटे को ऐसी जगह पर रहने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? ऐसी जगह खरीदने की बात तो दूर, महीने का किराया भी काफी ज्यादा होगा, है ना? उस दृश्य के बारे में सोचते हुए जहां इतने सारे लोग उनके बेटे के सामने घुटने टेक रहे थे, बुजुर्ग दंपत्ति उलझन में पड़ गए। ध्रुव अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, पिताजी, यूनफेई, ये जगह कैसी है? क्या ये ज्यादा आरामदायक है? सुनीता मुस्कुराई लेकिन बोलने में झिझकी। ध्रुव ने अचानक कहा, माँ, क्या आपको कुछ कहना है? सुनीता खड़ी हुई, ध्रुव के सामने कांपते हुए चली, ध्रुव का हाथ पकड़ा और जीवन के उतार चढ़ाव से भरे चेहरे के साथ बोली, ध्रुव, माँ को सच सच बताओ, क्या तुम अंडरवर्ल्ड में हो? ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अगले ही पल जोर से हंसा, माँ, तुमने क्या कहा? तुम्हारा बेटा अंडरवर्ल्ड में क्यों घूम रहा है? तो फिर तुम्हें इतनी सारी दौलत कहाँ से मिली कि तुम ऐसी जगह पर रह सको? और क्यों वे लोग तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं और तुम्हें मिस्टर ये कहकर बुलाना चाहते हैं? ध्रुव मुस्कुराया, माँ, क्या तुम भूल गई हो कि मैं बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ? पिछले कुछ सालों में मैंने घूम घूम कर कई लोगों की जान बचाई है और मैंने बहुत सारा पैसा भी कमाया है। क्या कुछ लोगों का मेरे प्रति आभारी होना और मेरे साथ घुटने टेकना सामान्य बात नहीं है? सुनीता ने सिर हिलाया जैसे सोच रही हो, ऐसा ही लगता है। महेश ने बगल में कहा, बुढ़िया, इतने सवाल मत पूछो। बच्चा बड़ा हो गया है और उसके अपने रहस्य हैं, इतने सवाल मत पूछो। सुनीता मुस्कुराई, फिर ध्रुव की ओर देखा और कहा, ध्रुव, माँ थोड़ी चिढ़ रही है, माँ को परेशान मत करो। माँ बस यही चाहती है कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहो और हमारा परिवार एक अच्छी जिंदगी जिए। माँ ऐसा सोचती है, हालांकि तुम कह रहे हो कि तुम बीमारियों का इलाज कर सकते हो, लेकिन तुम बिना स्थिर नौकरी के ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे पिताजी से अपने पुराने साथी से पूछने के लिए कहा है और हम बाद में उनके परिवार से मिलेंगे। महेश भी इस समय इस जगह को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। ध्रुव ने कड़वाहट से मुस्कुराया, उसे इस तथाकथित स्थिर नौकरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता की दयालुता ने उसे इनकार करने में असमर्थ बना दिया। बंगले में पहले से ही कई व्यंजन तैयार हैं। सुनीता और महेश रसोई में व्यस्त हैं और दिया लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही है। ध्रुव उसके बगल में बैठा एक झटके में खुशी के झोंके महसूस कर रहा था। उसे लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। लालटेन की शुरुआत में परिवार ने रात का खाना खाया। जाने से पहले ध्रुव ने उनसे कहा कि आज रात अच्छी तरह से आराम करें और बाहर न जाएं, और फिर बंगले से अकेले निकल गए। रात ने लॉन्ग हाई को घेर लिया। ध्रुव बाहर गया और एक काली रोल्स रॉयस उसके सामने स्थिर होकर रुकी। हवा का एक झोंका आया, कार का दरवाजा खुला। ध्रुव ने अपने कपड़े ठीक किए, उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा था। कार में बैठो और रोल्स रॉयस धीरे धीरे स्टार्ट होती है। उसने धीरे से कहा, वह कहाँ है? ड्राइवर ने सम्मानपूर्वक कहा, सबअर्बन वेयरहाउस नंबर 38। ध्रुव की आंखों में लाल रंग की चमक चमक उठी, वे सभी आज रात मर जाएंगे। जैसे जैसे कार शहर से गुजरती गई, रियरव्यू मिरर में छवि टूटी हुई फिल्म में बदल गई, धुंधली होती गई। एक पुराने गोदाम के सामने रुकी जो चारों ओर उजाड़ था। मुझे नहीं पता कि कब हवा में हल्की बारिश शुरू हो गई, ये बर्फ की तरह ठंडा था और पूरी दुनिया शांत हो गई। ध्रुव एक आलसी भाव के साथ कार से बाहर निकला, उसके कान हिल रहे थे और बारिश की रात में हल्की और अजीब आवाजों की एक श्रृंखला सुनाई दी। उसने अपने मुंह में एक सिगरेट डाली और धीरे से कहा, बाहर आओ, इसे मत छिपाओ। अध्याय 67। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बारिश का पर्दा फट गया और सभी दिशाओं से ठंडी सांस दिखाई दी। चांदनी के साथ चमकती हरी रोशनी बरसात की रात में एक अजीब और ठंडा माहौल बना रही थी और हवा में खून की हल्की गंध भी थी। ध्रुव ने अपने माथे से गीले बालों का एक मुट्ठी भर हिस्सा उठाया। एक जोड़ी ठंडी आंखें अंधेरे में चुपचाप घूम गईं और उसके मुंह के कोनों ने एक हल्का चाप बनाया। मुझे नहीं पता कि कब उनके चारों ओर दर्जनों आकृतियां दिखाई दी। सभी ने काले कपड़े पहने, ठंडी आंखों के साथ अंधेरी रात में भूतों की तरह। कौन यहाँ आकर मौत की तलाश करने की हिम्मत करता है? ध्रुव ने धुएं का आखिरी कश लिया, सिगरेट के बट को दबाया, अपनी गर्दन को झुकाया और मुस्कुराया, क्या वे सभी नवरत्न सोसाइटी से हैं? काली छाया के सिर पर आदमी ने लंबी चोटी और वास्कट पहना हुआ था। वह मोटा था, उसकी आंख के कोने से गर्दन तक चेहरे पर एक निशान था और उसकी आंखें जहरीले सांपों की तरह चुभ रही थीं। ध्रुव की बातें सुनकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अचानक एक बेहद मजबूत हत्या का इरादा दिखाई दिया। तुम कौन हो? ध्रुव ने अपनी जेबों में हाथ डाला और आंखों में उदासीनता के साथ कहा, आप नवरत्न सोसाइटी त्यानलोंग हॉल से संबद्ध हैं, जो तपोवन आदेश के तहत 12 बलों में से एक है। तपोवन आदेश के अधीनस्थ बल के रूप में आप वास्तव में बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत करने और पश्चिमी क्षेत्र में रहने की हिम्मत नहीं करते हैं। इसके बजाय गुट बनाने के लिए केंद्रीय भाग में आए और यहाँ तक कि इन धर्मनिरपेक्ष परिवारों के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने का साहस किया। क्या आप जानते हैं कि आप आग से खेल रहे हैं? ड्रेडलॉक और जख्मी चेहरे वाला आदमी अचानक चौंक गया। ध्रुव को देखते ही उसकी आंखें बदल गईं और उसकी आवाज में कंपन था। आप कौन हैं? आप इतनी स्पष्टता से क्यों जानते हैं? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, मैं कौन हूँ इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अपने लोगों को तुरंत पश्चिम वापस ले जाओ, मैं तुम्हें जीने दे सकता हूँ। आदमी का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ, असंभव। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें सिर्फ 2 शब्दों से डरा सकते हो? अगर तुमने हमारे नवरत्न समाज को चुनौती देने की हिम्मत की तो चाहे तुम आज कोई भी हो, तुम मौत से नहीं बच पाओगे। तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति है? ध्रुव ने कुछ ठंडे स्वर में कहा। दागदार चेहरे वाली जीजी अजीब तरह से हंसी, एक मरा हुआ आदमी इतना कुछ क्यों जानता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बरसात की रात हरी रोशनी की लकीरों से फट गई और लोगों का एक समूह पहले ही ध्रुव की ओर बढ़ चुका था। नवरत्न समाज मूल रूप से तपोवन आदेश के तहत बलों में से एक था और इसके सभी सदस्य विशेषज्ञ थे। हालांकि इसे तपोवन आदेश में केवल एक निम्न स्तरीय बल कहा जा सकता है, लेकिन यह बाहरी दुनिया में अनगिनत बलों को भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। बारिश का पर्दा फट गया और बस एक पल में लोगों का एक समूह ध्रुव के पास आया। उनकी आंखों में हत्या के इरादे और तिरस्कार थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा जो अकेले उनके नवरत्न समाज को भड़काने की हिम्मत करता हो। हालांकि ध्रुव उन्हें थोड़ा उलझन में डालता है। इस समय ध्रुव को मरना ही होगा। जब हरी बत्ती आने वाली थी, ध्रुव के भाव आलसी थे और उसके मुंह के कोने मुड़े हुए थे। अगले ही पल ये वक्र अचानक एक बेहद अजीब और विचित्र ठंडे में बदल गया।
बस एक पल में ध्रुव की आकृति मौके पर गायब हो गई और अंधेरी रात में एक तेज हवा चली। एक दर्जन काली छायाएं केवल एक बेहद अजीबोगरीब छवि की तरह महसूस हुई जो रेटिना पर चमक उठी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उन्हें अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई और उनके सिर के पिछले हिस्से में अचानक एक बेहद ठंडी, नरक जैसी दहशत का एहसास हुआ। जब तक वह प्रतिक्रिया करना चाहता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव का बड़ा हाथ बाहर निकला, केवल एक व्यक्ति को बाहर निकाला, उसे उसकी गर्दन के पीछे फैलाया। अपने दिल की धड़कन तेज होने के साथ बाकी लोगों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और ध्रुव का शैतान जैसा चेहरा अचानक उनकी पुतलियों में दिखाई दिया। चीखों के साथ साथ सांसें भी चल रही थीं। उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को इतनी तेज रफ्तार से नहीं देखा था। ये सिर्फ भौतिकी के नियमों का उल्लंघन था। बड़ा हाथ उसके सामने वाले व्यक्ति की बाह में कट गया, जैसे टोफू काट रहा हो, और उसके में खून का थक्का दिखाई दिया। काली छाया अचानक जमीन पर गिर गई, उसकी गर्दन को पकड़ लिया। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। बगल से एक हरी रोशनी आई और ध्रुव ने उस आदमी की कलाई पर एक तेज चाबुक मारा और उसकी कलाई तुरंत टूट गई। ध्रुव ने उस आदमी की बाह पकड़ी और उसे धीरे से मरोड़ा। एक धमाके के साथ हाथ मरे हुए सांपों के विस्फोट की तरह अनगिनत टुकड़ों में फट गया। पीठ पर मौजूद काली छाया ने मौके का फायदा उठाया और ध्रुव की पीठ पर आ गई। उसके हाथ में खंजर को चुपचाप एक जहरीले सांप की तरह घोंप दिया। ध्रुव की पीठ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तीसरी आंख हो। उसने अपने कंधे हिलाए, बचने के लिए अपना सिर घुमाया और अपनी कोहनी से उस आदमी की छाती पर हल्के से वार किया। धमाका! उस आदमी की छाती अचानक धंस गई, उसकी उरुस्ती चकनाचूर हो गई और उसकी छाती में एक बड़ा खूनी छेद दिखाई दिया। अपना मुंह खोलकर उसने ध्रुव की पीठ को देखा और कुछ कहना चाहा, फिर धीरे से नीचे गिर गया। ध्रुव ने डांटा, वे सब बकवास हैं। तपोवन ऑर्डर में रहना भी तपोवन ऑर्डर को बदनाम करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति फिर से चमक उठी जैसे कि नरक में प्रकट होने वाले मृत्यु के देवता। हर रुकना, शुरू करना, रुकना और हरकत इतनी निर्दोष थी। अत्यधिक गति और अत्यधिक शक्ति के साथ ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे एक काली लहर चल रही हो जो एक ही बार में बाकी लोगों को डुबो रही हो। उसके हमले में हर विराम के साथ खून के धुंध के बादल फट रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन धीरे धीरे बारिश बंद हो गई। एक चटक सी आवाज आई। अंधेरी रात में एक चिंगारी दिखाई दी। ध्रुव ने सिगरेट जलाई और खुशी खुशी धुआं उड़ाया। अपने शरीर पर खून से सने कपड़ों को देखकर वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। पिटने से पहले वह अपने कपड़े उतार देता। सड़क के उस पार दागदार चेहरे वाला आदमी अकड़ कर खड़ा था, अपने साथियों की लाशों को देख रहा था और वह कांप उठा। तुम कौन हो? ध्रुव ने धुआं उड़ाया। तुम्हारे कॉलोन हॉल के पीछे कौन सी ताकत है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत मारो। पहले तुम बोलो। ध्रुव मुस्कुराया। दागदार चेहरे वाला आदमी निगल गया और कांप उठा। यही युवान है। ध्रुव की भौहें उछल गईं और उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। काली गुफा नामक इस दुष्ट संगठन को मैंने 2 साल पहले मिटा दिया था। ये फिर से क्यों प्रकट हुआ? बात करते रहो। सेंटर में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? दागदार चेहरे वाले व्यक्ति ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता तो तुम जाकर मर जाओ। ध्रुव ने अपनी सिगरेट की राख झाड़ दी और उसके बोलने से पहले ही उसका शरीर वहीं गायब हो गया और फिर अगले ही पल दागदार चेहरे वाले व्यक्ति के पीछे दिखाई दिया। हवा का एक झोंका आया। वह अभी भी अपने मुंह में सिगरेट पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर अभी भी वह आलसी भाव था, जैसे उसने कुछ किया ही न हो। लेकिन अगले ही पल स्कारफेस का सिर धीरे से लुढ़क कर जमीन पर गिरा और धड़ाम से नीचे गिर गया। आग की लपटों का एक गोला आसमान में उछला और गोदाम में फैल गया। ध्रुव रोल्स रॉयस में बैठा था और उसके पैरों के नीचे एक बैग था। अंदर एक गोल वस्तु थी जिससे खून टपक रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर बड़ी आग की तरफ देखा। वह पीछे मुड़ा और गाड़ी चला रहे रवि वर्मा से शांति से कहा, हुआ के घर जाओ। हाँ, ड्रैगन हेड। रवि वर्मा ने भय और विस्मय दिखाया। क्या यही ड्रैगन हेड की ताकत है? वे दर्जन भर नवरत्न सोसाइटी के स्वामी ध्रुव के हाथों में 3 मिनट भी नहीं टिक सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि अगर इन दर्जन भर स्वामी को बाहरी दुनिया में रखा जाए तो वे सामने आने वाले कुलीन स्तर के विशेष बलों से पूरी तरह से लड़ सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। हालांकि इतना मजबूत स्वामी ध्रुव के सामने चींटी की तरह कमजोर था। रवि वर्मा इस समय उलझन में थे। ध्रुव को और भी अधिक विस्मय से देख रहे थे। शहर के दूसरी तरफ एक उपनगरीय बंगला है, हुआ परिवार। हुआ परिवार की लॉबी में रोशनी चमक रही थी। हुआ परिवार समूह के चेहरे उदास थे और माहौल भयानक रूप से निराशाजनक था। हुआ परिवार के मुखिया रघुनाथ चौहान ने स्ट्रेचर पर लेटे और विकलांग बने करण चौहान को देखा और दुखी होकर कहा, यूफी, दादाजी बदला लेने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और इस आदमी के सभी 9 कुलों को जरूर मार डालेंगे। दादाजी की बस यही इच्छा है कि उन्हें इस परिवार से कुछ साल पहले ही निपट लेना चाहिए था, वरना इतनी सारी बातें नहीं होती। करण चौहान ने तीखी दहाड़ लगाई, दादाजी, मुझे नफरत है कि मैंने उस दिया को क्यों नहीं मारा। मुझे नफरत है कि मैंने उसके माता पिता को और भी ज्यादा क्यों नहीं मारा। मैं उस ध्रुव की खाल उतारना चाहता हूँ, उसका मांस खाना चाहता हूँ, उसका दिल निकालना चाहता हूँ। मुझे इससे नफरत है। रघुनाथ चौहान ने करण चौहान को थपथपाया और आह भरी, दादाजी तुम्हारा दर्द जानते हैं। चिंता मत करो, आज रात सब समझ में आ जाएगा। वैसे दादाजी ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। इतना कहने के बाद रघुनाथ चौहान ने ताली बजाई और 2 अंगरक्षक एक बंधी हुई महिला को पकड़े हुए अंदर आए। महिला का मुंह लिनन से ढका हुआ था, आंसुओं से भरा हुआ था और उसके सुंदर चेहरे पर निराशा के निशान थे। करण चौहान ने उसे देखा और आश्चर्य से कहा, प्रियायर, ये तुम हो? फेमा, मैंने पहले ही खबर सुन ली है। कल रात मेरे एक्सीडेंट के बाद तुम ये नाम के उस आदमी के साथ एक कमरा चेक करने गई थी। मैं चाहता हूं कि तुम दुखी हो जाओ, मर जाओ। हुआ हुसैन ने ठंडी मुस्कान दी, यूफी, यह महिला पलट जाएगी और उसे जंजीरों में जकड़कर मेरे हुआ परिवार के पिछवाड़े में रख देगी, उसे जीवन भर के लिए तुम्हारी गुलाम बना देगी। लिनप्रिया का शरीर कांप उठा और वह इतनी डर गई कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने ऐसा दृश्य पहले कहाँ देखा था। अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ रघुनाथ चौहान ने करण चौहान के पिता नारायण चौहान पर भौहें चढ़ाई। देखिए, फोन करके पूछो कि नवरत्न सोसाइटी पर नजर रखने वाले लोग अभी तक क्यों नहीं आए हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमें आज रात ये नाम के पूरे परिवार का सिर काट देना चाहिए। मेरे पोते का बदला लो। नारायण चौहान ने सिर हिलाया। हाँ पिताजी, मैं अभी पूछता हूँ। जैसे ही मैंने फोन निकाला, हुजिया की लॉबी का दरवाजा जोर से लात मारकर गिरा दिया गया। धूल उड़ रही थी, दृश्य अस्त व्यस्त था और अचानक चीखें सुनाई देने लगीं। सभी ने भयभीत आंखों से दरवाजे की ओर देखा और एक आदमी की आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। करण चौहान ने भी इधर उधर देखा और जब उसने पहली बार ध्रुव को देखा तो उसकी पूरी अभिव्यक्ति बदल गई और वह चिल्लाया, ध्रुव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जानवर अपने दरवाजे पर आने की। अध्याय 68। हुआ परिवार ने आत्मसमर्पण कर दिया। ध्रुव ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। एक टूटा हुआ हारे हुए व्यक्ति, तुम कैसे बोल सकते हो? मुझे तुम्हें पिछली बार लात मारकर मार देना चाहिए था। ये शब्द सुनते ही करण चौहान की आंखें काली पड़ गईं। वह इतना क्रोधित था कि उसने मुंह से खून निकाला और क्रूरता से कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हारे माता पिता के सिर भी काट दूंगा। अपनी बहन को वेश्यावृत्ति के लिए दक्षिण पूर्व एशिया भेज दो और उसे मरवा दो।
ध्रुव ने आह भरी। मूल रूप से मेरे द्वारा पदच्युत किए जाने के बाद हमारे बीच की शिकायतें लगभग खत्म हो गई थीं। अगर तुम्हें अपने हुआ परिवार से जुड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। हुआ परिवार में सभी ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। रघुनाथ चौहान की आंखें भयंकर और उग्र थीं। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने मेरे हुआ परिवार को चुनौती देने की हिम्मत की। तुम वास्तव में मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानते। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इसलिए घमंडी हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं? तुम मूर्ख हो। रघुनाथ चौहान ने अपना हाथ हिलाया और अचानक उसके चारों ओर तलवारबाजों का एक समूह दिखाई दिया। वे सभी ठंडे और भयावह भावों के साथ ध्रुव को घूर रहे थे। रघुनाथ चौहान के चेहरे पर गर्व के भाव थे। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास हुनर है? मेरे हुआ परिवार में सैकड़ों तलवारबाज हैं। तुम्हें मारना आसान नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, हमारे हुआ परिवार ने नवरत्न समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया है। आज तुम्हारे पास पंख होने पर भी उड़ना मुश्किल है। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम आज मरोगे ही। कॉलून हॉल। ध्रुव ने मजाक में मुस्कुराते हुए एक थैला सीधे लॉबी के बीच में फेंक दिया। थैले पर खून लगा था और वह सबके सामने रबर की गेंद की तरह लुढ़क गया। इसे खोलो और देखो, अंदर अच्छी चीजें हैं। रघुनाथ चौहान की पुतलियां सिकुड़ गईं और बगल में बैठा नारायण चौहान थूकते हुए अविश्वास में थैले के पास गया और धीरे से उसे खोला। जैसे ही उसने थैला खोला और देखा कि अंदर क्या था, नारायण चौहान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका और पीछे गिर गया, जैसे कि वह अपनी बुद्धि से डर गया हो। रघुनाथ चौहान ने भौहें सिकुड़ी। देखिए आंख, अंदर क्या है? नारायण चौहान कांपते हुए बोला, पिताजी अंदर, अंदर है कचरा। तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। रघुनाथ चौहान ने असंतुष्ट भाव से नारायण चौहान की ओर देखा, फिर वह थैले के पास आया और अंदर देखने लगा। थैला देखते ही उसका बुरा चेहरा अचानक विकृत हो गया और उसकी आंखें भय और अविश्वास से भर गईं। वह जमीन पर बैठ गया और कांपते हुए बोला, सर, अंदर कोवलून हॉल द्वारा भेजे गए इन हत्यारों के नेता का सिर है। वह दागदार चेहरा वाला आदमी जिसे ध्रुव ने अभी मारा है। नहीं, ये कैसे संभव है? रघुनाथ चौहान ने तीखी चीख निकाली। इस समय उसकी आंखें बदल गईं और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। यह नवरत्न सोसाइटी के शीर्ष अधिकारियों में से एक है। इसकी ताकत भयानक है। उनकी नज़र में वह एक अप्राप्य अस्तित्व है। एक व्यक्ति उनके हुआ परिवार के खिलाफ लड़ सकता है, लेकिन उसका सिर काट दिया गया। रघुनाथ चौहान ने धीरे से अपना सिर उठाया और ध्रुव की काली और उदास आंखों को देखा। उसने मुश्किल से निगला और कांपती हुई उंगलियों से उसकी ओर इशारा किया, तुमने मालिक को मार डाला। ध्रुव ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसके होठों पर एक क्रूर वक्रता थी। तुम्हारा नंबर है, क्या तुम तैयार हो? यह ऐसा था जैसे रघुनाथ चौहान की पीठ पर एक चाबुक जोर से मारा गया हो। वह इतना भयभीत था कि वह अपनी छाती से पागलों की तरह दहाड़ने लगा, उन सबको पकड़ो, उसे मार डालो, मार डालो। चमकदार चाकू ठंडी रोशनी से चमक रहा था और इस समय सैकड़ों तलवारबाज ध्रुव पर हमला कर रहे थे। जमीन हिल रही थी। गर्जना लोगों के कानों के पर्दों को चीरती हुई गड़गड़ाहट की तरह थी और भीड़ ध्रुव की ओर एक उग्र ज्वार की तरह दौड़ रही थी। ध्रुव के चेहरे पर अभी भी उदासी का स्पर्श था। उसने अपना सिर हिलाया और एक सिगरेट जलाई। सिगरेट जलाते ही उसका शरीर हिल गया। उसे केंद्र में रखते हुए उसके शरीर के चारों ओर एक तेज हवा बह गई। जैसे ही उसने धुआं अंदर लिया, उसे बाहर छोड़ते ही वह भीड़ में चमक उठा। दर्जनों मीटर की दूरी एक चमक में गायब हो गई, बस आधी सांस में। ध्रुव अंधेरी रात में एक काली रोशनी बन गया, एक काली रोशनी जिसने तुरंत सभी की दृष्टि को चीर दिया। तलवारबाजों के एक समूह ने केवल ध्रुव के शरीर के साथ एक प्रचंड काली लहर को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस किया। उनके दिमाग को चकनाचूर कर दिया। भीड़ से तुरंत चीखों की लहरें उठी और तुरंत लोगों की लाशें बाहर उड़ती रहीं। टूटे हुए अंग और फटते हुए खून के धुंध ने ध्रुव की भयावहता की घोषणा की। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि वह कैसे चलता है। कोई भी उसके शरीर की हरकत को पकड़ नहीं सकता था। एक सेकंड उसका शरीर अभी भी दर्जनों मीटर दूर था और अगले सेकंड ये शैतान जैसा ठंडा चेहरा उसके ठीक सामने था। लहराते कलम और स्याही की तरह, रुक रुक कर चलने वाली फिल्म की तरह ध्रुव का शरीर भीड़ के बीच सहज और रेशमी ढंग से चलता रहा। एक व्यक्ति का सिर अनजाने में कुरकुरे गूदे वाले तरबूज की तरह फट गया। ध्रुव के हर विराम को केवल ये फूटता हुआ खून का कोहरा स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। तलवारबाजों के एक समूह को इस क्षण ठंड लग रही थी और उनकी गति बहुत धीमी हो गई थी। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा भयानक दृश्य देखा था। ये भी पहली बार है जब उन्होंने ऐसे भयानक इंसान का सामना किया है, इतना भयानक और शक्तिशाली कि वे अमानवीय हैं। ध्रुव रुक गया, सिगरेट के बट्स को थूक दिया, अपने हाथों को रगड़ा और उसके खून से सने चेहरे पर एक बुरी मुस्कान दिखाई दी। ये खत्म होने का समय है। जिस क्षण उसने बोलना समाप्त किया, वह एक काले अजगर की तरह बाहर भाग गया। धमाका। बाकी लोग एक ही समय में उड़ गए, जैसे कि उन्हें 100 टन के ट्रक ने टक्कर मार दी हो। जोर से जमीन पर गिरे, खून की उल्टी की और बेहोश हो गए। इस क्षण पूरा हुआ परिवार शांत हो गया। हवा स्याही की तरह गाढ़ी हो गई थी। सभी ने अपनी सांस रोक ली। अधिक सटीक रूप से कहें तो उनके सामने के दृश्य ने सभी की सांसें रोक दी थीं। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और लाशों के बीच खड़ा हो गया। उसने सामने रघुनाथ चौहान को देखा और मुस्कुराया, बूढ़े आदमी, क्या आप संतुष्ट हैं? रघुनाथ चौहान ने अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, ध्रुव एक काले ज्वार के साथ उसके पास आया और उसके मुंह पर मुक्का मारा। रघुनाथ चौहान के दांत टूट गए और बिना पलक झपकाए उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। वह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, हुआ परिवार का मुखिया रघुनाथ चौहान, जो अपने पूरे जीवन में प्रसिद्ध रहा था, मर गया। पिताजी, दादा, दो हृदय विदारक दहाड़ें सुनाई दी और नारायण चौहान और करण चौहान रघुनाथ चौहान के शरीर को देखकर आंसू बहा रहे थे। ध्रुव ने अपने होंठ सिकुड़े। भेड़िया दिल और कुत्ते झपटे वाले लोगों का झुंड यहाँ कैसे अपने बेटे जैसा व्यवहार कर सकता है? गर्दन हिलाते हुए वह नारायण चौहान के सामने खड़ा हो गया और नारायण चौहान के सिर पर एक जोरदार चाबुक से वार किया। नारायण चौहान का सिर तरबूज की तरह फट गया और खून और दिमाग का मलबा फर्श पर बह गया। करण चौहान चौंक गया, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने ध्रुव की तरफ देखा, उसकी जांघें तुरंत गीली हो गईं, आंसू बहने लगे और वह रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा, भाई, मैं गलत था, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए गाय या घोड़ा बन जाऊंगा, मुझे मत मारो। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और अफसोस के साथ आह भरी, मैं इतना क्रूर नहीं बनना चाहता था। तुम्हें किसने कहा कि मेरे परिवार में दिलचस्पी लो? अगर मुझे ये पता होता तो तुमने ऐसा पहले क्यों किया? करण चौहान को पता था कि वह बच नहीं पाएगा और उसके शिष्यों के मुंह से अचानक एक दुष्ट प्रकाश फूट पड़ा। ये उपनाम वाले युवक, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भले ही मैं भूत बन जाऊं। तो तुम नरक में जाओ। ध्रुव ने करण चौहान की गले की हड्डी पकड़ी और उसे धीरे से दबाया। एक क्लिक के साथ करण चौहान ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें काली हो गईं और वह मर गया। हुआ परिवार के शेष सदस्य इस समय जमीन पर लकवाग्रस्त थे। ध्रुव ने लोगों के शेष समूह को देखा और उदासीनता से कहा, या तो आत्मसमर्पण करो या मर जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। लोगों का एक समूह जोर से धड़ाम से ध्रुव के सामने घुटनों के बल बैठ गया, रोते हुए और भीख मांगते हुए, हम अब से तुम्हारा अनुसरण करने को तैयार हैं। हुआ परिवार, अब से हम तुम्हें अपना स्वामी मानेंगे। इस समय रवि वर्मा अंदर आया और फुसफुसाया, लोन शॉप, बाहर की हर चीज का ध्यान रखा गया है।
ध्रुव ने सिर हिलाया, अपनी जेब से नीली गोलियों का एक पैकेट निकाला और रवि वर्मा को फेंक दिया। इसे इन लोगों के समूह को दे दो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक, और उन्हें इसे खाते हुए देखें। हाँ, लोगों के एक समूह ने नीली गोलियां लीं। ध्रुव ने शांति से कहा, मैं महीने में एक बार मारक दवा लूंगा। कोई भी इस जहर का इलाज नहीं कर सकता। कोई विचार मत करो, क्या तुम समझे? लोगों के एक समूह ने जल्दी से सिर हिलाया और हुआ परिवार के बाकी सभी लोग ध्रुव को भयभीत होकर देख रहे थे। उनकी आंखों में आत्मसमर्पण का भाव था। अचानक कोने से रोने की आवाज आई। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया और थोड़ा हैरान हुआ। प्रिया अय्यर भी यहाँ क्यों है? प्रिया अय्यर को बांधा जा रहा था और उसके मुंह में लिनन भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव उसकी ओर चला गया, लेकिन प्रिया की आंखों में घबराहट दिखाई दे रही थी और उसने स्पष्ट रूप से कहा, शैतान मत आओ। एक अचंभे में ध्रुव उसके पास आ गया था। उसने कपड़ा हटाया और भान की रस्सी को अलग किया। ध्रुव ने भौहें सिकुड़ी और उसकी ओर देखा। तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? प्रिया अय्यर अचानक कांप उठी और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गई। सामने खड़े शैतान जैसे आदमी को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अभी अभी जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था, वह इतना डर गई कि उसका खून जम गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी पहले इतना बेफिक्र लग रहा था, वह इतना भयानक जल्लाद हो सकता है। ध्रुव ने तुरंत कारण समझ लिया और मुस्कुराया, मुझसे डरना। प्रिया के आंसू उसके चेहरे पर बहते रहे। उसने अपना मुंह ढक लिया और कांपती हुई चीख के साथ बोली, तुम इंसान नहीं हो। ध्रुव ने बेबसी से अपने होंठ चटकाए, अगर मैं इंसान नहीं हूं तो और क्या हो सकता हूं? प्रिया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसे चक्कर आ गया। आज पहले उसका अपहरण हुआ, फिर करण चौहान ने उसे धमकाया और फिर यह भयावह दृश्य देखा। इन सब ने उसके दिमाग की नसों को उत्तेजित कर दिया। उसे चक्कर आने लगा, उसकी आंखें अंधेरी हो गईं और वह बेहोश हो गई। सुबह का सूरज उसके चेहरे पर गर्म चमक रहा था और प्रिया अय्यर ने अपनी आंखें खोली, जैसे वह किसी मुलायम चीज पर तकिया रख रही हो। जो नजर आया वह होटल की बर्फ सी सफेद चादरें थीं जिनमें हल्की लवेंडर की महक थी। उसे अचानक कुछ एहसास हुआ और अगले ही पल उसने खर्राटों की आवाज सुनी। पलट कर देखा तो ध्रुव का तीखा और थोड़ा बेकाबू चेहरा उसके सामने आ गया। वह उसकी बाहों में लिपटी हुई थी और उसकी बाह पर आराम कर रही थी। क्या? प्रिया अय्यर ने चीख मारी और ध्रुव ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, फिर अपनी आंखें खोली और देखा कि यह प्रिया अय्यर थी। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ और वह फिर से सो गया और बुदबुदाया, इतनी सुबह सुबह ये शोर क्यों मचा रहा है? प्रिया उलझन में थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और ध्रुव को एकटक देखती रही। अगले ही पल उसने अपना शरीर ढक लिया और चिल्लाई, ध्रुव तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे कपड़े कहाँ हैं? ध्रुव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे गलत मत समझो, कल रात तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा था। मैंने बस तुम्हारे कपड़े बदलने में तुम्हारी मदद की। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। प्रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर भौहें सिकुड़कर अपने शरीर को महसूस किया। ये पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी गलत नहीं था, उसके मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। किसी तरह मेरे दिल में एक अजीब सी भावना उभरी और मैं वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा था। यह आदमी पूरी रात उसके साथ सोया, लेकिन उसे छुआ तक नहीं। ध्रुव तुम कमीने, तुमने मेरा अपमान किया। प्रिया अय्यर ने उस पर तकिया फेंका और ध्रुव असहाय होकर पलट गया और अपने चेहरे पर दुखी भाव के साथ बोला, आंटी क्या आप दूसरों की नींद में खलल डालना बंद कर सकती हैं? मैंने आपके साथ क्या किया है? प्रिया का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। उसने ध्रुव को एक कठोर नजर से देखा। तुम कमीने, तुम एक आदमी नहीं हो। मैं एक आदमी नहीं हूँ। ध्रुव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए प्रिया के चिकने और सफेद जैड शरीर को देखा। मोटे और परिपूर्ण चोटियों और वसंत के आबादित दृश्य को देखकर उसने मुश्किल से निगला और उसके दिल में एक दुष्ट आग महसूस हुई। प्रिया को अचानक बुरा लगा और अगले ही पल ध्रुव ने उसे नीचे गिरा दिया। आदमी की गर्म सांस उसके कानों से टकराई और एक पल के लिए उसके शरीर को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में बिजली का कट बह रहा हो। वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाए और उसके शरीर की गहराई में एक बेकाबू भावना उभरी। वह पागल हो रही है। ध्रुव की गहरी आवाज उसके कानों में गूंजी, जो उग्र इच्छा से भरी थी, मैं एक आदमी नहीं हूँ। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं हूँ या नहीं। अध्याय 69। सना कपूर। प्रिया अय्यर ने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। उसकी 2 पतली टांगें आपस में उलझी हुई थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका शरीर कांप रहा था। उस आदमी की चौड़ी छाती देखकर उसकी सांस फूल गई और उसकी नाक की नोक पर तंबाकू की हल्की गंध आ रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने ध्रुव को अभी क्यों उकसाया। इस समय वह भी घबरा रही थी और अपने नन्हे हाथों से ध्रुव को पीटती रही। ध्रुव मुझे जाने दो। ध्रुव की आवाज धीमी थी और वह जानबूझकर प्रिया अय्यर को खाने पर जोर दे रहा था। रुको, तुमने नहीं कहा था कि मैं मर्द नहीं हूँ? प्रिया अय्यर इतनी बेचैन थी कि वह लगभग रो पड़ी। ध्रुव ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया और ध्रुव से चिपक गई। इस एहसास ने उसे वाकई शर्मसार और अवर्णनीय बना दिया। ध्रुव अपने मुंह के कोने को सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका जब उसने देखा कि उसके नीचे बैठी महिला इतनी असहाय दिख रही है। अचानक उसने प्रिया की आंखों के कोने से साफ आंसू की एक बूंद बहते हुए देखी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अवचेतन रूप से प्रिया अय्यर को छोड़ दिया। भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? प्रिया अय्यर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अपने निचले होंठ को काटा। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव का सिर कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। वह गुस्से में और मजाकिया था और बोला, अरे दादी रो मत, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। प्रिया अय्यर ने ध्रुव को देखा। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह काफी प्यारी लग रही थी और यहाँ तक कि ध्रुव को भी मानना पड़ा कि वह एक बेहतरीन सुंदरता थी। ध्रुव को कुछ देर के लिए समझ में नहीं आया कि क्या करे, इसलिए उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, रोना बंद करो, ठीक है? मैं महिलाओं को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और ना कहने का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, प्रिया ने अचानक ध्रुव को गले लगा लिया और ध्रुव की गर्दन को सहलाया। आंसुओं ने तुरंत ध्रुव की गर्दन को गीला कर दिया। प्रिया की धीमी सिसकियां सुनकर ध्रुव अकड़ गया और थोड़ा परेशान महसूस किया। प्रिया की पीठ थपथपाने से खुद को रोक न पाने के कारण ध्रुव ने आखिरकार धीरे से कहा, क्या हुआ? प्रिया ने अपने आंसू पोंछे, धीरे से ध्रुव को छोड़ा और अगले ही पल उसने ध्रुव के लिए कुछ अप्रत्याशित किया। वह धीरे से बिस्तर पर लेट गई, कांपते हाथों से ध्रुव का हाथ पकड़ा, उसे अपनी छाती पर रखा और आंखों में आंसू भरकर धीरे से बोली, क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? मैं तुम्हें दे दूंगी। ध्रुव ने सख्त होकर भौहें सिकुड़ी। यह मजाक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रिया अय्यर की आंखों में दृढ़ता थी। उसने अपने आंसू रोकते हुए कहा, मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से सोचा है। ये तुम ही थे जिन्होंने आज सुबह मुझे बचाया था और ये तुम ही हो आज रात। अगर तुम नहीं होते तो मैं बहुत पहले ही कलंकित हो चुकी होती। तुमने मुझे 2 बार बचाया। मुझे तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और इस खूबसूरत जैड शरीर को इस पल में घूरने लगा। उसके लिए प्रलोभन से बचना असंभव था। प्रिया अय्यर एक नए पके फल की तरह है। भले ही यह पका हो, फिर भी इसमें हरे और कोमल मिठास का एक संकेत है। जो कोई भी आता है वह इस फल की खुशबू का स्वाद लेना चाहता है। बस जब प्रिया ने सोचा कि ध्रुव उसे फिर से अपने कब्जे में ले लेगा, ध्रुव मुंह में सिगरेट लेकर खड़ा हो गया और कपड़े पहनने लगा।
धूम्रपान का एक कश लेते हुए ध्रुव ने इस खूबसूरत जेड शरीर को देखा और बुरी तरह मुस्कुराया। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि मैं अब तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मुझे दूसरों का फायदा उठाना पसंद नहीं है। मैं पहले निकल जाऊंगा और तुम आराम कर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुव मुड़ा और बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया और सब कुछ फिर से शांत हो गया। प्रिया अय्यर धीरे से उठी, अपने घुटनों को गले लगाते हुए, अपनी ठुड्डी को पकड़ते हुए और बंद दरवाजे को विचलित रूप से देखते हुए। वह ये नहीं बता सकती थी कि इस समय उसके दिल में क्या महसूस हो रहा था। वह फिल्म इंडस्ट्री में थी और बहुत सारे लोग उन्हें चाहते थे, लेकिन ध्रुव बिना पीछे देखे ऐसे ही चले गए। ध्रुव की आकृति उसके मन में प्रकट हुई। प्रिया अय्यर ने अपने होंठ काटे। ध्रुव, ध्रुव, तुम किस तरह के आदमी हो? मुझे जाहिर तौर पर तुमसे नफरत करनी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत क्यों नहीं कर सकती? इसके बजाय मुझे आशा है कि तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो। खिड़की की ओर नजर घुमाते हुए उसने देखा कि उसके धुले हुए कपड़े बाहर लटक रहे थे। लिन-प्रिया ने इस पल अपना मुंह खोला और उसकी आंखों में भावना का एक निशान फूट पड़ा। कल रात उसने अपने कपड़े धोए। दोपहर हो चुकी थी जब वह होटल से निकला। ध्रुव ने अपने सिर पर थपथपाया और टैक्सी से घर चला गया। उसने केवल महसूस किया कि उसका सिर सुन्न हो गया है। लिन-प्रिया को कल रात इस होटल में नहीं लाया जाना चाहिए था और ऐसी खूनी बात फिर से हुई। कल रात रवि वर्मा हुआ परिवार के मामलों से निपट रहा था। उसके पास कुछ समय के लिए कोई नहीं था। उस समय देर हो रही थी और बाहर अभी भी भारी बारिश हो रही थी, इसलिए वह बस एक रात के लिए होटल में सो गया। लेकिन ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और जैसे ही उसने उस पर नजर डाली, उसका चेहरा बदल गया। उसके माता पिता की 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल थीं। अपने दिल की धड़कनों के साथ ध्रुव ने जल्दी से वापस कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। गुरुजी, कृपया जल्दी करें, यह जरूरी है। ठीक है। टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत गति बढ़ा दी, जैसे कि उसे खून का इंजेक्शन दिया गया हो। टैक्सी झेंकिन वास्तव में सफेद धुएं के साथ शहर में तेजी से दौड़ी। सूर्य विहार सीव्यू विला क्षेत्र के सामने पहुंचते ही ध्रुव बेचैनी से घर की ओर भागा। इस समय उसने प्रॉपर्टी ऑफिस में एक महिला की आकृति को सीधे उसकी ओर देखते हुए नहीं देखा। महिला का स्वभाव सुंदर है। उसने एक साधारण सफेद स्कर्ट और भूरे रंग के चमड़े के जूते पहने हुए हैं। उसकी पतली सफेद पिंडलियां बेहद आकर्षक हैं। उसके काले बाल कंधों पर लटके हुए हैं। उसकी खूबसूरत आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह सुंदर हैं। उसकी नाजुक छोटी नाक सीधी और आकर्षक है। उसके होंठ चेरी की तरह हैं और उसका चेहरा नाजुक और आकर्षक है। उसका चेहरा बहुत सुंदर था और वह थोड़ी भौहें सिकोड़कर ध्रुव की पीछे हत्ती पीठ को देख रही थी। उसके बगल में खड़े एक आदमी ने उसके सामने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सना, तुम क्या देख रही हो? महिला का नाम सना कपूर था। उसने इस पल अपने होंठ काटे और ध्रुव की पीठ को धीरे धीरे गायब होते देखा और फिर वह अपने होश में आ गई। उसने अपनी आंखों में एक जटिल भाव के साथ अपना सिर हिलाया और कुछ झिझक के साथ कहा, कुछ नहीं। वह व्यक्ति अभी ध्रुव जैसा लग रहा था। मैंने उसे गलत समझा होगा। आदमी अचानक हैरान हो गया। कौन? ध्रुव। अगले ही पल उसने तिरस्कार दिखाया और व्यंग्य किया, सना, क्या तुम इन दिनों बहुत ज्यादा दबाव में हो? चलो यह न बताएं कि पिछले कुछ सालों में ध्रुव का कोई पता नहीं चला है। उसे नहीं पता कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह मरा नहीं भी है तो भी वह जिंदा है। क्या तुम्हें लगता है कि वह यहाँ रह सकता है? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानती कि वह एक गरीब आदमी है और उसके माता पिता अभी भी कचरा बीनने का काम करते हैं। सना कपूर ने जबरदस्ती मुस्कुराहट निकाली, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। रजत सिन्हा ने सना कपूर की तरफ देखा और गुनगुनाया, सना, तुमने 3 साल पहले ये नाम के इस लड़के से ब्रेकअप कर लिया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह अभी भी तुम्हारे दिल में है? सना कपूर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी भी उसे अपने दिल में कैसे रख सकती हूँ? रजत सिन्हा ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि ऐसा ही है। वह बस एक गरीब आदमी है। आपको उसकी क्या परवाह करनी चाहिए? इसके अलावा क्या आपने उससे इसलिए रिश्ता नहीं तोड़ा क्योंकि आपको लगा कि वह गरीब है? या तो वह मर चुका है या वह अभी भी वही गरीब आदमी है। चलो अब उसका जिक्र मत करो, उसका जिक्र करना दुर्भाग्य है। सना कपूर ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन वह बस खुद का मजाक उड़ा रही थी। हाँ, यह मैं ही थी जिसने ध्रुव को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वह गरीब है। यह मैं ही थी जिसने उसकी आंखों की रोशनी खो दी और उसके असली इरादे को रोक नहीं पाई। सिर्फ इसलिए कि स्कूल की दूसरी पीढ़ी के एक अमीर व्यक्ति ने उसे 100,000 रुपये से ज्यादा कीमत का हार दिया, उसने ध्रुव से नाता तोड़ लिया। वह वाकई उस हार से मोहित और चकित थी, इसलिए उसने ध्रुव को छोड़ दिया और उस अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ डेट पर चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने चुपके से हार को मूल्यांकन के लिए लिया तो उसे पता चला कि हार नकली था। अपमानित महसूस करते हुए उसने तुरंत अमीर दूसरी पीढ़ी से नाता तोड़ लिया। सौभाग्य से वह अमीर दूसरी पीढ़ी के साथ सोने के लिए सहमत नहीं हुई। उस दिन के बाद उसे इतना पछतावा हुआ कि वह ध्रुव से माफी मांगने और फिर से साथ रहने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उस दिन ध्रुव पूरी तरह से गायब हो गया। पिछली घटनाओं के दृश्य मन में धुंधली फिल्म की तरह उभर आए। सना कपूर ने अपना सिर हिलाया और इन विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पाने के लिए धीरे से आह भरी। 3 साल से कोई खबर नहीं है। वह लड़का शायद वह वाकई इस दुनिया से चला गया है। तब से सना कपूर का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। कुछ साल पलक झपकते ही बीत गए और पलक झपकते ही ग्रेजुएट होने का समय आ गया। उसका सहपाठी रजत सिन्हा हर संभव तरीके से उसका ख्याल रखता था, उसे घर और कार खरीदने का वादा करता था और उसे सबसे अच्छी नौकरी दिलाने का भी वादा करता था। तो उसने भी रजत सिन्हा के पीछे पड़ने के लिए हामी भर दी। हालांकि वह पूरी तरह से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सहमत नहीं थी, लेकिन ये केवल समय की बात थी। उसने रजत सिन्हा की ओर देखा और मुस्कुराई। उसके खूबसूरत चेहरे पर 2 डिंपल दिख रहे थे। उसका जिक्र मत करो रजत सिन्हा, ये सब अतीत की बात है। रजत सिन्हा के चेहरे पर गर्व की एक झलक तुरंत दिखाई दी। उसने धीरे से सना कपूर का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, सना, मेरे रजत सिन्हा की औरत बन जाओ। मेरे पास बहुत पैसा है और मैं तुम्हें वह जीवन दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। सना कपूर का शरीर कांप उठा और वह अवचेतन रूप से अपना हाथ हटाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या आया, लेकिन फिर भी उसने हाथ नहीं खींचा। रजत सिन्हा तुरंत खुश हो गए। उन्होंने महिला के कैटेकिन्स को पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, सना, चिंता मत करो, तुम जल्द ही ग्रेजुएट हो जाओगी। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जो परिवार ने तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अगर तुम्हें कोई नौकरी चाहिए तो बस हमसे संपर्क करो। मैंने कहा, मैं आपको सीधे दूसरी तरफ से नमस्कार करूंगा। मेरे जो परिवार का अभी भी लॉन्ग हाई में कुछ कहना है। सना कपूर ने अपने होंठ काटे, मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। रजत सिन्हा ने सना कपूर को देखा और जितना अधिक वह उसे देखता उतना ही खुश और गर्व महसूस करता। सना कपूर बेंगलोर विश्वविद्यालय की स्कूली छात्रा है और वह आखिरकार उसे पाने जा रहा है। उसकी आंखों में ज्वलंत इच्छा की झलकियां हैं। सना कपूर ने रजत सिन्हा को देखा और धीरे से पूछा, रजत सिन्हा, आपको अपना घर कैसा लगा? रजत सिन्हा के मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे और उनकी मुस्कान थोड़ी सख्त थी। उन्होंने पहले वादा किया था कि अगर सना कपूर शादी करती हैं तो वे यहाँ शादी का घर खरीदेंगे।
उनका परिवार एक कंपनी चलाता था और उनके पास थोड़े पैसे थे। मुझे लगा कि घर खरीदना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जब मैं आज यहाँ आया तो मैंने पाया कि सबसे सस्ता, सबसे छोटा और सबसे दूरस्थ बंगला लगभग 10 मिलियन का है। विला की पहली कुछ पंक्तियों की कीमत आसानी से 40 से 50 मिलियन है और यहाँ तक कि विला नंबर 1 की कीमत 100 मिलियन के करीब है। ये भयानक कीमत पूरी तरह से उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता से परे थी, लेकिन सुंदरता के सामने अपना चेहरा खोना आसान नहीं था। उसने परवाह न करने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए कहा, घर में कोई समस्या नहीं है। मैं बाद में अपने पिताजी से इस पर चर्चा करूंगा और हम कोई फैसला लेंगे। यह अब से हमारी शादी का घर होगा। सना कपूर के चेहरे पर मुस्कान थी और वह थोड़ा शर्मा गई। ठीक है। रजत सिन्हा बहुत खुश थे। सना कपूर की शक्ल देखकर वह खुद को अविभाज्य महसूस कर रहा था। वह अचानक उसके कान के पास झुका और मुस्कुराते हुए बोला, सना, तुम आज रात मेरे घर सोने क्यों नहीं आती? मेरे पास घर पर आयातित सुला रेड वाइन की एक बोतल है जिसकी कीमत 30,000 रुपये प्रति बोतल से अधिक है। चलो आज रात इसे आजमाते हैं। सना कपूर कांप उठी। अनजाने में रजत सिन्हा का हाथ छोड़ दिया, थोड़ा पीछे हटी और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आज रात कुछ काम है, चलो इसे किसी और दिन करते हैं। रजत सिन्हा की मुस्कान जम गई और उन्होंने सना कपूर को कई बार बाहर चलने के लिए कहा, लेकिन फिर भी वे बाहर नहीं आए। थोड़ा दुखी महसूस कर रहे थे। मैंने मन ही मन सोचा, तुम मासूम होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारा कौमार्य भंग करना है। लेकिन चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, ठीक है, चलो अगली बार करते हैं। चलो अगले बस पिछले 2 दिनों में ग्रेजुएशन पार्टी खत्म होने तक इंतजार करो, उसके बाद हम एक अच्छी डेट कर सकते हैं। सना कपूर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया, लेकिन उनके दिल में उदासी का एक स्पर्श था। उसने अभी अभी जिस दिशा में देखा उसका दिल थोड़ा कांप उठा। अभी अभी पीछे की आकृति तुम्हारी जैसी ही है। ये तुम्हारी तरह दिखती है, लेकिन ये तुम नहीं हो। ध्रुव, क्या तुम सच में इस दुनिया से चले गए हो? इधर ध्रुव जल्दी जल्दी विला नंबर 1 में आया, बेहद चिंतित, प्रार्थना कर रहा था कि कुछ न हो। ध्रुव ने उत्सुकता से बंगले का दरवाजा खोला और जब उसने अपने सामने सब कुछ देखा तो दंग रह गया। अध्याय 70 उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने देखा कि उसके माता पिता सोफे पर बैठे हैं और रवि वर्मा उसके सामने छोटी सी बेंच पर बैठा था। वह अपने हाथ में सेब छील रहा था और अपने बड़े भाई और अपनी बहन दिया को हंसाने के लिए बोल रहा था। कई लोगों ने दरवाजे पर हलचल सुनी और सब इस तरफ देखने लगे। ये देखकर कि यह ध्रुव था, सुनीता उठ खड़ी हुई और जल्दी से वहां पहुंची। बिना कुछ कहे उसने ध्रुव के शरीर पर पलटी मारी और हर जगह देखा। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। माँ, तुम क्या देख रही हो? सुनीता ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और खुशी और डर के साथ कहा, माँ, देखते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं। कल से माँ ने दर्जनों बार फोन किया है, लेकिन तुमने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया, जिससे माँ डर गई है। सौभाग्य से तुम्हारा दोस्त आया और उसने हमें बताया कि तुम्हें अभी कुछ काम था और तुम इस समय फोन नहीं उठा सकते, नहीं तो माँ पुलिस को बुला लेगी। ध्रुव अबाक रह गया, रवि वर्मा की ओर देखा, मुस्कुराया और अपने दिल में कुछ अनुमान लगाया। सुनीता के थके हुए और चिंतित चेहरे को देखकर ध्रुव के दिल में खटास और गर्मी का एहसास हुआ। उसने सुनीता का हाथ थामा और मुस्कुराया, माँ, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा बहुत काबिल है और उसे कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद उसने रवि वर्मा की ओर देखा और रवि वर्मा को देखा। रवि वर्मा तुरंत उत्साहित हो गया। ये वह नजर थी जिसका ड्रैगन लीडर इंतजार कर रहा था। ध्रुव का उसे इस तरह देखना उसे अरबों का ऑर्डर मिलने से ज्यादा खुश कर देगा। महेश ने चिंता से पूछा, ध्रुव, तुमने कल रात क्या किया? तुम पूरी रात वापस क्यों नहीं आए? ध्रुव और रवि वर्मा ने एक साथ अपनी बाहें उठाईं और मुस्कुराए। ध्रुव ने कहा, पिताजी, चलो बाहर चलते हैं और कुछ पुराने परिचितों से मिलते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब से तुम्हें अपने माता पिता को फोन करना होगा। तुम्हारी माँ पूरी रात लगभग सोई ही नहीं। ध्रुव चौंक गया और उसने सुनीता की तरफ देखा। वास्तव में उसकी माँ का चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन सुनीता मुस्कुराई और विनम्रता से बोली, ध्रुव, कोई बात नहीं, माँ को नींद नहीं आ रही है। ध्रुव की नाक में खटास आ गई। माँ। इस समय महेश ने अपने हाथ में अखबार देखा और अचानक चिल्लाया। सुनीता ने जल्दी से कहा, क्या हुआ बूढ़े आदमी? अपने चेहरे पर सदमे के साथ महेश ने अखबार में एक शीर्षक की ओर इशारा किया और कहा, लौंड हुआ परिवार की रात में एक हत्यारे ने हत्या कर दी। दर्जनों लोग मारे गए। अखबार ने यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान सभी नागरिकों को सावधान रहना चाहिए। हत्यारा शायद अभी भी लौंड में है। सुनीता चौंक गई और जल्दी से ध्रुव की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता भरी हुई थी और उसने कहा, ध्रुव, तुम्हें इस समय बाहर जाते समय सावधान रहना चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हें अपने माता पिता को फोन करना है, चाहे तुम कहीं भी हो। तुम इतने पागल कैसे हो सकते हो? हत्यारा बहुत भयानक है। ध्रुव ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मुझे पता है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। बोलने के बाद ध्रुव और रवि वर्मा ने एक दूसरे को फिर से देखा। उनकी आंखों में भावना का एक संकेत था जिसे कोई नहीं देख सकता था। इस समय रवि वर्मा खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, चाचा और चाची, मैं सुबह वापस आने पर सबसे पहले निकल जाऊंगा। मैं बाद में आप दोनों से मिलूंगा। जैसे ही रवि वर्मा खड़ा हुआ, महेश भी जल्दी से खड़ा हो गया और रवि वर्मा को दरवाजे पर भेज दिया। रवि वर्मा को विदा करने के बाद महेश ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हारा ये दोस्त क्या करता है? पिताजी, उसे इतने परिचित क्यों लगते हैं? ऐसा लगता है कि मैंने उसे अक्सर कहीं देखा है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मेरा ये दोस्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे देखना आपके लिए सामान्य बात है। वह एक बड़ा बॉस है। उसने हमें इस बंगले में रहने के लिए भेजा है। महेश अचानक हैरान हो गया। वह भी अभी अपने आप से बुदबुदा रहा था कि तीखे सूट पहने और अमीर दिखने वाले रवि वर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक बड़ा बॉस निकलेगा। ध्रुव को देखते हुए महेश के चेहरे पर राहत के भाव दिखे और उसने याद दिलाया, ध्रुव, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ऐसा दोस्त मिला। तुम्हारे बाहर उनसे अच्छे संबंध होने चाहिए। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ध्रुव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह भाग्यशाली था, लेकिन रवि वर्मा उसे जानने के लिए भाग्यशाली था। महेश ने इस समय फिर कहा, सुबह हो गई है। आज वह दिन है जब तुम्हारी बहन के पैरों की हर 3 महीने में फिर से जांच होगी। वहाँ के अस्पताल ने बुलाया है। मैं तुम्हारी बहन को तुम्हारी माँ के साथ अस्पताल ले जाऊंगा ताकि बाद में फिर से जांच हो सके। पैर, तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कुछ काम न हो तो हमारे साथ आकर देख लो। ध्रुव दंग रह गया। दिया के एक्यूपंक्चर और उबले हुए प्लास्टर के बाद वह पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह समीक्षा के लिए गया या नहीं, लेकिन चूंकि अस्पताल ने बुलाया था इसलिए वहां जाना ठीक था। ये सोचकर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ देखने जाऊंगा। कई लोग विला नंबर 1 से चले गए। दिया को अपने पैरों में तकलीफ थी, इसलिए ध्रुव ने उसे अपनी पीठ पर उठाने की पहल की। दिया का चेहरा लाल हो गया था और दोनों के बीच का रिश्ता शुद्ध और सुंदर था। इस समय दोनों को वह दृश्य याद आ गया जब वे बच्चे थे। दिया का चेहरा चमकीला लाल था। उसने अपने होठों को काटते हुए कहा, भाई, क्या तुम थक गए हो? क्या मैं बहुत भारी हूँ? ध्रुव मुस्कुराया और कहा, भाई, थके नहीं हैं, तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो, मैं तुम में से 10 को उठा सकता हूँ।
दिया मुस्कुराई, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, दो प्यारे छोटे सफेद बाघ के दांत दिखाई दिए। भाई तुम बहुत दयालु हो। सुनीता और महेश उन दोनों के पीछे पीछे चल दिए, लाल आंखों से ये दृश्य देखते हुए, लेकिन वे अपने दिल में खुश होने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि परिवार इस तरह खुशी से रहता है। बेंगलुरु शहर के पहले अस्पताल में पहुंचने के तुरंत बाद पंजीकरण के बाद ध्रुव ने दिया को अपनी पीठ पर लादा और दोनों बुजुर्गों के पीछे पीछे चौथी मंजिल पर एक आर्थोपेडिक क्लिनिक के दरवाजे तक पहुंचा। ध्रुव का सेल फोन बज उठा। उसने धीरे से दिया को नीचे उतारा और महेश से कहा, पिताजी, माँ, आप अपनी बहन को अंदर ले आओ और मैं फोन उठाऊंगा। महेश ने सिर हिलाया, ठीक है पिताजी, आपकी बहन को अंदर ले आएंगे और आप पहले अपना काम कर सकते हैं। ध्रुव फोन करने के लिए गलियारे के दूसरे छोर पर गया और महेश ने दिया को अपनी पीठ के पीछे रखकर दरवाजा खोला। कार्यालय में चश्मा पहने एक दुबला पतला पुरुष डॉक्टर बैठा था जो अपने सामने मोबाइल फोन को देख रहा था। मेरे फोन पर हाल ही में एक लोकप्रिय टीवी सीरीज चल रही थी और मैं इसे देखने का आनंद ले रहा था। जब मैंने देखा कि दरवाजा खोला जा रहा है तो मुझे थोड़ा दुख हुआ। महेश और बाकी लोगों पर नजर डालने के बाद उसने भौहें सिकुड़ी और अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन बंद कर दी। महेश को दिया अंदर ले गई, दिया को एक तरफ कुर्सी पर बिठाया और चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कान के साथ चश्मा पहने हुए पुरुष डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आज मेरी बेटी के पैर की जांच की जाएगी, कृपया इसे जांच लें। आंखों वाले पुरुष डॉक्टर ने महेश के फटे और पुराने कपड़ों को देखा, भौहें सिकुड़ी और कहा, तुम फिर से जांच के लिए यहाँ क्यों आए हो? क्या मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था कि इस पैर के लिए कोई उम्मीद नहीं है? महेश थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराया, डॉक्टर, हमें अस्पताल में आने के लिए सूचित किया था क्योंकि हमने पहले यहाँ सर्जरी करवाई थी। बोलते बोलते महेश ने अपनी जेब में हाथ डाला और घिसी हुई जेब से 10 रुपये की सिगरेट का पैकेट निकाला। हालांकि इसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये थी, लेकिन महेश की नज़र में ये पहले से ही बहुत अच्छी सिगरेट थी। उसने सिगरेट को पुरुष डॉक्टर को थमा दिया और चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया, मैंने आपको सिर्फ सिगरेट का एक पैकेट दिया है और कृपया मेरी बेटी की फिर से जांच करें। पुरुष डॉक्टर ने सिगरेट के पैकेट को देखा, उसका चेहरा अचानक उतर गया और उसके चेहरे पर काली रेखाएं उभर आईं। मुझे आमतौर पर या तो लाल लिफाफे मिलते हैं, फोन कार्ड या सैकड़ों, हजारों या दसियों हजारों की कीमत वाली कई महंगी चाय। मुझे भी सिगरेट मिली हैं, सबसे सस्ती वाली डिब्बों में दी जाती हैं। इतने सालों के बाद भी ये पहली बार है आपको एक पैकेट मुफ्त मिलता है जिसकी कीमत 10 रुपये है। उसने बेचारे महेश को देखा और उसके दिल में आग सी उठती हुई महसूस हुई। अगले ही पल उसने मेज पर जोर से थपकी दी, फिर हाथ उठाकर डिब्बा दूर फेंक दिया। सिगरेट का डिब्बा महेश पर गिरा और फिर जमीन पर। चश्मा पहने हुए आदमी ने महेश की नाक की ओर इशारा किया और गुस्से से गाली देते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो बूढ़े आदमी? ये बकवास भेजकर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अस्पताल में ऐसी चीजें स्वीकार न करने के नियम हैं? ये चीज लो और यहाँ से निकल जाओ, जितना दूर हो सके भाग जाओ। महेश सख्त हो गया और उसका झुर्रियों वाला चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने जल्दी से माफी मांगी, मुझे माफ करना डॉक्टर, मुझे नहीं पता, मुझे परवाह नहीं है। क्या तुम्हें पता है, तुमने अब नियम तोड़ दिए हैं, तुरंत चले जाओ। डॉक्टर, महेश का झुर्रियों वाला चेहरा अब लाल और बैंगनी हो गया था, जीवन के उतार चढ़ाव और उदास लग रहा था। उसने अपने होठों को सिकोड़ा, धीरे से अपनी बूढ़ी कमर को झुकाया, कांपते हाथों से सिगरेट उठाई और चुपचाप उसे अपने बैग में ठूंस लिया। उसके स्वर में विनती का भाव था, डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी बेटी की जांच करें। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे आपको कुछ देकर आपके नियम नहीं तोड़ने चाहिए थे। चश्मा पहने आदमी ने महेश की बात को बीच में रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और चेहरे पर घृणा के साथ अधीरता से बोला, मैं आखिरी बार कहूंगा, आपकी बेटी की जांच करना मेरे लिए असंभव है। इसके अलावा आपकी बेटी के पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और उनका इलाज करना असंभव है। आना बंद करो, ये समय की बर्बादी है। पुरुष डॉक्टर के शब्द और भी कठोर होते गए और महेश का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। वह असहाय, असमंजस में खड़ा रहा। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। दिया, जिसने ये दृश्य देखा, अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने आंसुओं के साथ कहा, पिताजी, हम अब और नहीं देखना चाहते, चलो घर चलते हैं। यूनफेई, मुझे इसे देखना है, मुझे इसे देखना है। डॉक्टर, कृपया धैर्य रखें। महेश के होंठ कांपने लगे और उसने चेहरे पर भीख मांगते हुए चश्मा पहने आदमी की तरफ देखा। पुरुष डॉक्टर ने भौहें सिकुड़ी और महेश को तिरस्कार से देखा, नाक सिकुड़ी, अपना फोन चालू किया और एक टीवी सीरीज देखी। अपने सामने महेश की तरफ आंखें घुमाई और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, बकवास, क्या तुम अब भी मुझ पर कुछ दया कर रहे हो? क्यों? मुझे बताओ कि तुम मुझे इतना उदार क्यों बनने दे सकते हो? यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी को ढूंढने के लिए मजबूर मत करो जो तुम्हें बाहर निकाल दे। उसके बोलने से पहले ही एक धमाका हुआ। दफ्तर का दरवाजा जोर से लात से पीटा गया और दीवारें हिलती हुई प्रतीत हुई। ध्रुव अत्यधिक क्रोध के साथ अंदर घुसा, अचानक चश्मा पहने आदमी के सामने चमका और गुर्राया, जानवर, तुम मौत की तलाश में हो। अध्याय 71 बाई फैमिली अस्पताल। चश्मा पहने आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया, उसका चेहरा डर से विकृत हो गया और उसने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन वह ध्रुव की गति का मुकाबला कैसे कर सकता था? ध्रुव अत्यधिक क्रोध से भर गया था और उसका शरीर बिजली की तरह तेज था। आवाज गिरते ही ध्रुव का शरीर भी आ गया। उसने चश्माधारी के चेहरे पर जोर से लात मारी और चश्माधारी तुरंत उछलकर कुर्सी से टकराया और उसे पीठ से नीचे गिरा दिया। पीछे की दीवार थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी और दीवार पर खून का निशान दिखाई दिया। चश्माधारी आदमी चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा बहुत दुखी लग रहा था। मैंने देखा कि चश्माधारी आदमी की आंखें फूटी हुई थीं, उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था, उसकी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, उसका एक दांत टूटा हुआ था और उसके मुंह के सबसे अंदरूनी हिस्से से खून का झाग बह रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ध्रुव उदास चेहरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, मानो जानलेवा इरादे की काली लहर लेकर चल रहा हो। अभी अभी जब वह बाहर से फोन का जवाब देकर वापस आया तो उसने चश्माधारी आदमी को अपने पिता को डांटते हुए सुना। उसका परिवार उसका दुश्मन है और वह कभी किसी को उसका अपमान करने की इजाजत नहीं देगा। चश्माधारी आदमी ने ध्रुव को देखा और डर के मारे पेशाब करने वाला था। ये आंखें शैतान की तरह थीं, नरक की तरह, अंदर क्रूर और खूनी आंखें। वह डर के मारे चीख उठा और खून और पानी की उल्टी करते हुए कुछ अस्पष्ट बोल गया। ध्रुव पहले ही उसके पास आ चुका था और ठंडी आंखों से उसकी गर्दन पर पैर रख दिया। तुम कुत्ते जैसे दिखते हो लेकिन तुम्हारा दिल खराब है। अगर तुम डॉक्टर हो तो ये सभी मरीजों के लिए दुर्भाग्य लाएगा। चश्मा पहने हुए आदमी की गर्दन पर पैर रखा गया और उसने अपने मुंह से स्पष्ट विनती की आवाजें निकाली। ध्रुव ने अपने पैरों पर ताकत बढ़ाई और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। चश्मा पहने हुए आदमी की सांस धीरे धीरे फूलने लगी, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आवाज एक लीकिंग दौकनी की तरह कर्कश हो गई और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लगभग मौत के कगार पर। इस समय पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, भाई। ध्रुव चौंक गया और पलटकर देखा कि दिया सिर हिला रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, जाने दो उसे। ध्रुव का दिल जो अभी तक बहुत तेज था अचानक थोड़ा शांत हो गया। उसने अपना सिर नीचे किया और चश्मे वाले आदमी को ठंडी निगाहों से देखा और उसे लात मारकर दूर कर दिया।
जानवर, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चश्मे वाले आदमी को लात मारकर दूर करने के बाद ध्रुव ने महेश की तरफ देखा। जैसे ही वह बोलने वाला था, महेश ने उसे बाहर खींच लिया और ध्रुव ने असमंजस में पूछा, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? महेश का झुर्रीदार चेहरा पूरी तरह से मुड़ गया था और वह बेचैनी से बोला, ध्रुव जल्दी जाओ। इस अस्पताल की पृष्ठभूमि सरल नहीं है। अगर तुम यहाँ किसी को मारोगे तो कुछ हो जाएगा। जल्दी जाओ, अगर कुछ हुआ तो पिताजी सबसे पहले तुम्हारी मदद करेंगे। चलो जल्दी करो और निकलो। बूढ़े महेश को देखकर ध्रुव भावुक हो गया, लेकिन उसके दिल में खटास भी महसूस हुई। हालांकि उसके माता पिता जीवन भर विनम्र और डरपोक रहे थे, इस समय महेश बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने खड़ा था। ध्रुव के दिल में खटास महसूस हुई, जैसा कि बचपन में हुआ करता था। वह रुका, महेश का हाथ पकड़ा और गंभीरता से बोला, पिताजी हम मुसीबत से नहीं डरते। आपका बेटा बड़ा हो गया है और अब कोई हमें धमका नहीं सकता। आज कोई भी आए, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, जब तक मैं यहाँ हूँ वह ठीक रहेगा। जब चश्मा पहने आदमी ने जो जमीन पर गिरा हुआ था और छटपटा रहा था, ये सुना तो उसने अपना चेहरा ढंक लिया और दर्द से कराहते हुए उठ बैठा। कांपते हुए ध्रुव की ओर इशारा किया और क्रूर तरीके से कहा, ठीक है बदमाश। तुमने बेंगलो अस्पताल में उपद्रव मचाने और लोगों को मारने की हिम्मत की। तुम अभी भी बहुत घमंडी लग रहे हो। तुम